कल 170 थे, कल 170 थे, कम आए, आएंगे अभी। आज कुछ बदला बदला लग रहा है। दे दिया बॉयज लोग को स्कीम। क्या है ये लॉन्डो, तुमको तुम्हारे जगह से उठा के फेंक दिया है यार। हाँ, दिस इज नॉनसेंस, ठीक है। शिट, बहुत बहुत बुरा लग रहा है तुम लोगों के लिए। हाँ, तुम लोग इधर क्यों नहीं बैठे? तुम मेरे पास होते तो मेरे को अच्छा लगता है। तुम लोग उधर क्यों बैठे हो? हाँ, इनको भाव नहीं दूं? ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है ना मेरी? ये ऑफलाइन वालों ने गेम कर दिया। लड़की लोग लड़के लोग का जगह लेके बैठ गए। बहुत मजा आ गया भाई। किधर? कैमरा इधर है ना। शी यार, ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे से एक बॉडी पार्ट अलग कर दिया भाई। मतलब बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, हाँ जी, आजा आजा। हाँ, राउंड मार के पड़ाओ, ठीक है। ये लाइट बंद करो या दिख रहा है? दिख रहा है ना? ईमानदारी से बोलो। नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? खा माँ कसम खा। चल बे। हाँ, हमसे नहीं, कौन सा कांड? अच्छा, ये ऑनलाइन, ऑनलाइन। अच्छा, सुबह वाला। अच्छा, किसका बर्थडे? सिफन बर्थडे तेरा? तो क्या शेरवानी पहन के आया था? चलो चालू करें क्या? गेम कर दिया तुम लोग ने आखिर। तुम लोग बहुत जल्दी आ गए थे क्या? तो तो उन लोगों ने क्या बोला? हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसे ही होता है। कोई भी कभी भी उठा के कहीं पे भी बिठा देगा। इज दिस फेयर? चलो 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 चालू करें। बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी शांत हो जाओ। चलो, गुड आफ्टरनून गाइस, लेट अस स्टार्ट। अब हम लोग अपना जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है वो खत्म कर देंगे और फिर आगे अगले वाले चैप्टर पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इधर पे बहुत बेकार हो तुम, ठीक है। जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में मैं तुम लोग को डेफिनेशन सिखा रहा था। क्या सिखा रहा था? डेफिनेशन। और आज जो हम लोग डेफिनेशन सीखने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? एक्ट। बात नहीं, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? एक्ट। सुन रहे हो क्या? फिर से हम लोग स्टार्ट कहाँ से करने वाले? एक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। फिर से सुनना, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, फटाफट आ जाना। ये होगा आपका स्टार्टिंग का पेज नंबर 474 में, ठीक है। कल भी मैंने काफी सारे डेफिनेशंस तुमसे डिस्कस किए थे। आज उन्हीं डेफिनेशंस का डिस्कशन में आगे बढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, एक्ट वर्ड मिला तुम लोग को? एक्ट वर्ड, ये बोलो हाँ या ना? ये ऑनलाइन तुम लोग हो ना? बुक बुक लेके बैठते हो कि ऐसे ही बैठते हो तुम लोग? हाँ, बुक लेके बैठते ना ये लोग? हाँ, ऐसे ही बैठते हैं। हे भगवान, ठीक है। नहीं नहीं, लेके देखो, बुक है बोल रहे हैं ना। क्या तुम लोग नाम खराब कर रहे हो? ठीक है, तुम लोग पहले अपना सीट संभालो सालो, ठीक है। अच्छा, एक्ट, क्या बोला? एक्ट, ठीक है। इधर पे एक्ट मतलब एक्शन वाला एक्ट है बच्चों, सुना क्या? इधर पे एक्ट मतलब कौन सा वाला एक्ट है? एक्शन वाला एक्ट है। ये एक्ट मतलब लॉ वाला एक्ट नहीं है। देखो, दो टाइप का एक्ट होता है, ठीक है। एक एक्शन वाला, एक लॉ वाला। एक एक्शन वाला और एक लॉ वाला। ये यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एक्शन। वो भी किसके रेफरेंस में? ठीक है, किसके रेफरेंस में? ठीक है। एक्ट, क्या बोला? एक्ट यूज विथ रेफरेंस टू एन ऑफेंस और सिविल रॉन्ग। ऑफेंस और व्हाट? सिविल रॉन्ग, ठीक है। आई रिपीट, एक्ट किसके रिलेशन में बात हो रहा है? या तो ऑफेंस या तो सिविल रॉन्ग। अच्छा, कल हम लोग ने ऑफेंस पढ़ा था, अगर तुमको याद है तो। ऑफेंस क्या होता है बेटा? ऑफेंस इज एन एक्ट और ओमिशन। एक्ट और ओमिशन पनिशेबल अंडर लॉ, पनिशेबल अंडर लॉ
for the time being, for the time being in force, for the time being in what? Force. करेक्ट है? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग एक्ट को पढ़ रहे हैं किसके रिलेशन में? ऑफेंस या तो सिविल रॉन्ग, ऑफेंस या तो सिविल रॉन्ग. देखो क्या बोला है, shall include a series of act. ये जरूरी है तुम कोई कांड एक ही बार करोगे? क्या मल्टीपल टाइम भी कांड कर सकते हो? हाँ. फॉर एग्जाम्पल अगर एक बार तुमने कोई प्रॉब्लम कर दी तो उसको एक्ट बुलाएंगे. क्या बुलाएंगे? एक्ट. बट बार बार तुम वही बेवकूफी कर रहे हो तो वो क्या है? सीरीज ऑफ एक्ट. क्या है? सीरीज ऑफ एक्ट. एंड वर्ड्स विच रिफर टू एक्ट्स डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशन. यानी एक्ट्स डन इंक्लूड्स ओमिशंस. एक्ट्स डन इंक्लूड्स ओमिशन. देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, अगर एक्ट बोला है, क्या बोला है? एक्ट. एक्ट मतलब कुछ किया ही होगा. एक्ट मतलब कुछ किया. बट कहने से डेफिनेशन क्या बोलता है? एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन. एक्ट इंक्लूड्स व्हाट? ओमिट. मतलब तुम कुछ कर रहे हो और नहीं कर रहे हो, दोनों किस में आता है? एक्ट. दोनों किस में आता है? एक्ट. से फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर लिखा है अ पर्सन एक्टेड, अ पर्सन एक्टेड, तो या तो उसने कुछ किया या तो उसने कुछ नहीं किया, दोनों इंक्लूड होता है. ठीक है. चलो फिर से एक और बार बोलो. क्या बोला है? एक्ट यूज्ड विथ रेफरेंस टू ऑफेंस और सिविल रॉन्ग. सुन रहे हो क्या? एक्ट. क्या बोला? एक्ट. यूज्ड. क्या बोला? यूज्ड विथ रेफरेंस टू ऑफेंस और सिविल रॉन्ग. ऑफेंस और सिविल रॉन्ग. अच्छा. Shall include a series of acts. Shall include a series of acts. And words which refers to acts. Word which refers to act done also extends to illegal omissions. Also extends to what? Illegal omission. तो करो तो भी गलत, नहीं करो तो भी गलत. करेक्ट है बच्चों? अच्छा इधर पे फोकस करना. देखो लिखा भी है एक्ट कैन बी पॉजिटिव एक्ट एंड इवन अ नेगेटिव एक्ट. ये नेगेटिव मतलब कुछ करना है कुछ नहीं करना, करना है नहीं करना. अच्छा फिर आता है नीचे एफिडेविट. ये तुमने एफिडेविट सुना है क्या? हाँ या ना? अच्छा एक्ट कहाँ था? 3 clause 2. एफिडेविट कहाँ है? 3 clause 3. मैं तुमको लास्ट में स्टार मार्क करवाऊंगा सारे डेफिनेशन जो जिसके सेक्शंस जिसके क्लॉजेस तुमको अच्छे से याद करने हैं. ठीक है. अब एफिडेविट मिला तुम लोग को? एफिडेविट ये दिख रहा है क्या? क्या लिखा हुआ है? एफिडेविट. क्या लिखा है बेटा? एफिडेविट. बोलो हाँ या ना. अच्छा एफिडेविट सुना तो है क्या तुमने? क्या होता है एफिडेविट? सुना है बस पता नहीं है. ठीक है. अच्छा तुमको पता होना चाहिए कि जब भी कोर्ट में केस वगैरह होता है, कोर्ट में क्या होता है? केस वगैरह, तो उधर पे काम क्या आता है? एफिडेविट. क्या आता है? एफिडेविट. सी मैं इसको कैसे बुलाता हूँ? एफिडेविट मेरे लिए राइटिंग में माँ कसम है. ठीक है. अगर तुम माँ कसम खा रहे हो राइटिंग में, दैट इज व्हाट एफिडेविट. से फॉर एग्जांपल तुम किसी केस में प्राइम विटनेस हो. प्राइम क्या हो? विटनेस. अब जज ने तुमसे पूछा कि जज ने तुमसे पूछा कि भाई बताइए क्या आपने ही इसको मर्डर करते हुए देखा था? तो तुमने बोला जज को हाँ साहब हाँ सर मैंने ही देखा था. तो जज बोले क्या प्रूफ है, कैसे मान लूं? बोलता माँ कसम सर मैंने देखा था. बोला माँ कसम सर मैंने इसको मर्डर करते हुए, क्या चाकू मारा था इसने, इंटेस्टाइन निकाल लिया था. ठीक है. बताओ क्या जज माँ कसम पे भरोसा कर लेगा क्या? हाँ. या फिर आप बोलते हो जज मैं झूठ बोलूंगा, आपको लगा देखो वो हंस रहा है उसी ने किया है. हाँ ठीक है. तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसे सिचुएशन में तुम जो ओरली बोलोगे उस पर भरोसा होगा नहीं. एफिडेविट देना पड़ता है बेटा. क्या देना पड़ता है? एफिडेविट. एफिडेविट यानी लीगल डिक्लेरेशन. आपको लिखकर देना कि आप जो बोल रहे हो वो सच है, झूठ नहीं है, और कल कुछ झूठ निकला तो आपके ऊपर केस हो सकता है. ठीक है. इधर पे देखो लिखा है एफिडेविट विल इंक्लूड. अगेन देखो एफिडेविट विल इंक्लूड बोला है. एफिडेविट क्या होता है इसको डिफाइन किया नहीं. ये कौन सा डेफिनेशन है? एग्जॉस्टिव है या इंक्लूसिव है? एग्जॉस्टिव है इंक्लूसिव है? तो एफिडेविट से इंक्लूड क्या इंक्लूड करेगा? अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन. सुन रहे हो क्या? एफिडेविट क्या इंक्लूड करेगा बेटा? अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन. बोल रहा क्या इंक्लूड करेगा? अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन. इन द केस क्या बोला? इन द केस ऑफ अ पर्सन. इन द केस ऑफ अ पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर. In case of persons by law allowed to affirm or declare instead of what? Swearing. तो affirmation and declaration क्या बोला बेटा? Affirmation and declaration in the case of a person by law. In the case of a person by law allowed to affirm or declare. Allowed to what? Affirm or declare instead of swearing. अगर law क्या बोला? अगर law आपको कोई चीज को अफर्म या डिक्लेयर करने के लिए अलाउ करता है और आप अफर्म और डिक्लेयर करते हो, उसी को क्या बुलाया जाएगा? एफिडेविट. क्या बुलाया जाएगा बेटा? एफिडेविट. कोई डाउट है इसमें? ये बड़ू में आगे. अच्छा इधर पे देखो, इधर लिखा है दिस डेफिनेशन डज नॉट डिफाइन एफिडेविट. ऑब्वियसली क्योंकि एग्जॉस्टिव नहीं है. क्या है? इंक्लूसिव. एग्जॉस्टिव नहीं है. क्या है? इंक्लूसिव. हाउएवर वी कैन अंडरस्टैंड दिस टर्म इन जनरल पैरेलेंस, यानी कॉमन सेंस, यानी नॉर्मल दिमाग लगाओ तो क्या है ये? ठीक है. क्या बोला गया? एफिडेविट इज अ रिटर्न स्टेटमेंट
confirmed by oath or affirmation for use as evidence in court or before any authority or before any authority. कोई डाउट है इसमें बच्चों? ये बड़ू में आ गए, श्योर है क्या तुम लोग? अच्छा मजा आ गया, पूछो क्या? ये दो डेफिनेशन हो गए, एक एक्ट और एक एफिडेविट, 3 क्लॉज 2 3 क्लॉज 3. अच्छा एक आता है सेंट्रल एक्ट. क्या आता है बेटा? सेंट्रल. अच्छा ये तो अपनी जो पीडीएफ शीट है लिखने वाली है तो भर गई, ठीक है, याद है लास्ट में हमने रूल्स लिखा था, ठीक है. फिर इधर पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया डेफिनेशन के अंदर जिसको क्या बुलाएंगे? सेंट्रल एक्ट. क्या बुलाएंगे बेटा? सुन रहे हो क्या? क्या बुलाएंगे? सेंट्रल एक्ट. अच्छा डेफिनेशंस में पहला जो डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिकल लिख रहे हैं, उसको क्या बुलाएंगे? सेंट्रल एक्ट. क्या बुलाएंगे? सेंट्रल एक्ट. सेक्शन क्या था? 3 क्लॉज 7. सुन रहे हो क्या? सेक्शन क्या है? 3 क्लॉज 7. बोलो बच्चों हाँ या ना. अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग को, बताओ क्या? देखो इधर पे ध्यान देना प्लीज, फोकस करना. ये तुम्हारा नंबर लाइन है. कौन सा लाइन है? अच्छा यहां पर एक डेट है जिसका नाम बोल रहा हूं. डेट का नाम कैसे होगा? 15 अगस्त 1947. क्या हुआ था इस दिन को? आजादी मिली थी ना? अरे बोलो हाँ या ना. क्या डेट है? 15 अगस्त 1947. और यहां पर मैं एक डेट लिख रहा हूं जिसका नाम है 26 जनवरी 1950. कह रहे जनवरी में एक ही छुट्टी मिलती है, 26 जनवरी, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन आया था. एक और छुट्टी मिलती है मकर संक्रांति की, तुमको याद नहीं है, ठीक है. अच्छा एक है 15 अगस्त 1947 और एक है 26 जनवरी 1950. अच्छा सुन ला, कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद सेंट्रल एक्ट इज इक्वल टू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. सेंट्रल एक्ट इज इक्वल टू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. सुन रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? ए हाँ या ना? करेक्ट है क्या? फिर से सेंट्रल एक्ट, क्या बोला? सेंट्रल एक्ट इज इक्वल टू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. सुन रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से क्या बोला? सेंट्रल एक्ट इज इक्वल टू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. बोलो बच्चों हाँ या ना. पूछो क्या हो गया? अब ध्यान देना इधर पे, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हमारा पार्लियामेंट आया. क्या आया? पार्लियामेंट. तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जितने भी सेंट्रल लॉज थे, जितने भी क्या थे? सेंट्रल लॉ, उनको अप्रूव कौन कर रहा था? उनको पास कौन कर रहा था? पार्लियामेंट. कौन कर रहा था? पार्लियामेंट. तो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद, किसके बाद? कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद सेंट्रल एक्ट क्या होता है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. क्या होता है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. लेकिन पुराने जमाने में जब हमको आजादी भी नहीं मिली थी तब हमारे पास पार्लियामेंट था क्या? नहीं. क्या तभी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन था क्या? नहीं. तो वहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? सुनना ध्यान से, हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल एक्ट इज इक्वल टू एक्ट ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल. एक्ट ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल. सुन रहे हो क्या? फिर से बोल रहा हूं, सेंट्रल एक्ट इज इक्वल टू एक्ट ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल. सुना मैंने क्या बोला? क्या बुलाएंगे? एक्ट ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल. सुनो, आज की तारीख में हमारे पास प्रेसिडेंट है. ब्रिटिशर्स के टाइम पे प्रेसिडेंट नहीं हुआ करते थे. कौन हुआ करते थे? गवर्नर जनरल इन काउंसिल. तो आज जो लॉज को प्रेसिडेंट जी साइन करते हैं, वो टाइम पर कौन साइन करते थे? गवर्नर जनरल इन काउंसिल. बोलो बच्चों हाँ या ना. कोई डाउट है इसमें? ए बड़ू में आ गए. अच्छा लेकिन यार एक टाइम पीरियड है जिसमें मेरे को डाउट है, ठीक है. ये दिख रहा है तुम लोग को बीच वाला टाइम पीरियड? इधर पे सेंट्रल एक्ट इज इक्वल टू एक्ट ऑफ डोमिनियन. क्या बोला सर? डोमिनस. नहीं, डोमिनियन लेजिस्लेचर. क्या बोला बेटा? डोमिनियन लेजिस्लेचर. बहुत टाइम तक मुझे भी डाउट था इस वर्ड में, फिर मुझे इस वर्ड का रिसर्च करने का मतलब पता चला. सेमी इंडिपेंडेंट. मतलब प्रॉपर डिक्शनरी मीनिंग नहीं है, बट समझाने के लिए समझ जाओगे तुम. मतलब आजाद तो हो चुके बट पूरे नहीं. जिसको सेमी इंडिपेंडेंट बुलाया जाता है मेरे बच्चों. क्या बुलाया जाता है? सेमी इंडिपेंडेंट. सर हाउ कम? ध्यान देना, हम आजाद तो हो गए थे बट हम बिना कॉन्स्टिट्यूशन के चल रहे थे. आजाद हो गए थे बट वी वर नॉट हैविंग एनी कॉन्स्टिट्यूशन. सही बोल रहा हूं ना मैं? ठीक है. अच्छा तुमको पता है किसने लॉर्ड माउंटबेटन का नाम सुना है? लॉर्ड माउंटबेटन का, ठीक है. ही वॉज द पर्सन, जो हिस्ट्री पढ़ा होगा थोड़ा, ही वॉज द पर्सन हु कंट्रोल्ड इंडिया आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम.
और उसके बाद कोई गोपालाचार्य या आचार्य, किसी को नाम पता है क्या? बोलो नाम क्या था वो, ऐसे ऐसे कुछ नाम था उनका। ही देन कंट्रोल्ड इंडिया आफ्टर लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। इंडिया जब आजाद हो तो ऐसा इमीडिएटली फ्रीडम मिल गया नहीं था, ठीक है, मिला था, फ्रीडम मिला था, लेकिन कंट्रोल तो अभी भी कौन करता है इंडिया को? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन करता है? लॉर्ड माउंटबेटन। करेक्ट है? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ, निखिल देखो ऑनलाइन बोल रहा है राज गोपालाचारी। क्या बोला? राज गोपालाचारी। ही वाज द पर्सन हु कंट्रोल इंडिया आफ्टर लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया और उसके बाद कौन अपॉइंट हुआ था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट है? तो जब हमारा इंडिया बिना कॉन्स्टिट्यूशन के था, उसके बीच में आजादी के बाद और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले जो लॉ बना है, थैंक यू निखिल, ठीक है, जो क्या बना है? लॉ, उसको बुलाएंगे एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर। क्या बुलाएंगे बेटा? एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर। करेक्ट है? मैं क्या बोल रहा हूं? सर क्या आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हो यहां पर? हाँ बिल्कुल, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के तौर पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सुना है क्या? फैक्ट्रीज एक्ट 1948, वो छोड़ो, तुम्हारा खुद का एक्ट, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, दुनिया भर के लॉ है। दुनिया भर के क्या है? लॉ, जिनको बोला था एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, फिर भी लॉ बन रहे थे, ठीक है। अच्छा, इधर पे अभी 26 जनवरी 1950 के बाद अगर मेरे को तुमको एग्जांपल देना है, दुनिया भर के एग्जांपल है, लेकिन जो तुम लॉ सबसे ज्यादा तुम्हारे सिलेबस में पढ़ रहे हो, द कंपनीज एक्ट 2013, इसके अलावा और क्या हो सकता है? एलएलपी एक्ट 2008, इन शॉर्ट एनी लॉ पास्ड आफ्टर 1950। एनी लॉ पास्ड आफ्टर व्हाट? 1950। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एंड अगर मैं पुराने एक्ट की बात करूं, पुराने एक्ट की बात करूं, बोलो हाँ या ना, ठीक है। एग्जांपल दो, चलो तुम बोलो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या आएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसी को क्या बुलाएंगे? सेंट्रल एक्ट। क्या बुलाएंगे? सेंट्रल एक्ट। सुनना सुनना, आजादी के पहले एक्ट ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल, आजादी के पहले एक्ट ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल, आजादी के बाद और कॉन्स्टिट्यूशन आने के भी बाद एक्ट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट, और बीच के एक्ट को क्या बुलाता है? एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर। एक्ट ऑफ विच लेजिस्लेचर? डोमिनियन लेजिस्लेचर। जरा आ जाओ, देखो जबरदस्त डेफिनेशन है। क्या लिखा है? सेंट्रल एक्ट। क्या लिखा है? सेंट्रल एक्ट। देखो लिखा है सेंट्रल एक्ट शैल मीन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एन एक्ट ऑफ व्हाट? पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन इंक्लूड क्या क्या करता है? एन एक्ट ऑफ डोमिनियन लेजिस्लेचर और द इंडियन लेजिस्लेचर पास बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज passed between 15th August 47 to 26 January 1950. And इधर पे बी पॉइंट में an act made before such commencement by the Governor General in Council or the Governor General acting in which capacity? Legislative capacity. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई डाउट है इसमें? ये सेम चीज इन लोग ने भी लिखा ना यहाँ पर, है ना। अब इधर पे सेंट्रल एक्ट के बाद, किसके बाद बेटा? सेंट्रल एक्ट के बाद अपने पास क्या आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल एक्ट के पास अपने पास दूसरा डेफिनेशन क्या आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलो बच्चों हाँ या ना, ठीक है। क्या आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सुनना मैंने क्या बोला? क्या आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सुनना प्लीज, सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 क्लॉज 8 है, 3 क्लॉज 8। सेंट्रल एक्ट किसमें था? 3 क्लॉज 7। सेंट्रल गवर्नमेंट किसमें? 3 क्लॉज 8। बोलो बच्चों हाँ या ना। अभी कितने सारे लॉ में सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड का इस्तेमाल होता है, खास करके तुम्हारा जीएसटी का लॉ। क्या जीएसटी के लॉ में सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज होता है क्या? हाँ बिल्कुल यूज होता है। फिर से, क्या जीएसटी के लॉ में सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज होता है क्या? हाँ। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या, ठीक है। अभी डिपेंड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तुम किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो। दो भागला है, एक है बिफोर द कमेंसमेंट, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, समझ रहे हो। और दूसरा चीज क्या है? आफ्टर द commencement of the constitution of the India, after the commencement of the constitution of India। सुन रहे हो क्या, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले एंड कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद। ए ऑनलाइन वालों तुम लोग भी आंसर करना, अभी जो हम एरा में है, अभी जो हम ईयर में है, इट इज बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन और आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन?
बिफोर या आफ्टर? हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं, हाँ या ना? इंडिया में लिबर्टी भी है, इक्वलिटी भी है कि नहीं, फ्रेटर्निटी भी है, सोवर्निटी भी, सब कुछ है ना ऑन पेपर, ठीक है। अच्छा, अब इधर पे ठीक है लिखा है ना प्रियम्बल में ऑन पेपर, अरे पढ़ते हो ना स्कूल में तुम लोग। अच्छा, अब पूछो क्या हो गया। इधर पे ध्यान देना प्लीज, फोकस करना। बोलता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन आया है आफ्टर कमेंसमेंट, कब आया है बेटा? आफ्टर कमेंसमेंट, आफ्टर व्हाट? कमेंसमेंट। तो देखो इधर पे फोकस करना, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसको मानते सेंट्रल गवर्नमेंट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोलो बच्चों हाँ या ना? सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके लिए जब तुम गवर्नमेंट कंपनी पढ़ते हो और जब सुनते हो होल्डिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सो वेन एवर सेंट्रल गवर्नमेंट इज होल्डिंग शेयर्स, तो वो शेयर्स किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट है। अच्छा, लेकिन क्या इंक्लूड करता है? ठीक है, इन रिलेशन मारूंगा, ठीक है, इन रिलेशन टू। अच्छा, ऐसा लिखता हूं मैं इसको, अच्छी तरीके से लिखता हूं। एंड शैल इंक्लूड। क्या इंक्लूड करता है? प्लीज बातें नहीं करना ना, ठीक है। एंड शैल इंक्लूड functions entrusted to state government under the constitution, under the what? Constitution। सुन रहे हो क्या? फंक्शन entrusted to state गवर्नमेंट में लिखता, क्या लिखता हूं? स्टेट। सुबह वाले को पूछ लो क्या हुआ था, मत बात करो, ठीक है। अच्छा, and shall include functions entrusted to state, functions entrusted to whom? State, under the constitution। एक कितने बार ऐसा होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है? किसको पावर देता है? स्टेट। हुआ है कि नहीं? एग्जाम्पल तुम लोग टैक्स का ही देख लो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन पढ़ते हो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। या फिर सबसे अच्छा एग्जाम्पल लॉटरी, सुना है लॉटरी? सबने सुना है लॉटरी? अच्छा, लॉटरी का पावर गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बट उन्होंने काम किसको दे रखा है? स्टेट गवर्नमेंट को बोला है तुमको लॉटरी लीगल रखना है तो लीगल रखो, इलीगल रखना है तो इलीगल। सुन रहे हो क्या? स्टेट गवर्नमेंट को बोला है तुमको लॉटरी लीगल रखना है तो लीगल रखो, इलीगल रखना है तो इलीगल। स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड कि क्या होने वाला है। अरे सुनो ना, कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, कि लीगल होने वाला है या इलीगल। तो अब उस काम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड्स स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूड्स व्हाट? स्टेट गवर्नमेंट। तो इधर पे मैं लिखूंगा स्टेट गवर्नमेंट। क्या आ जाएगा बेटा? स्टेट गवर्नमेंट। सुन रहे हो क्या? सी, नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुन रहे हो क्या? नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट क्या इंक्लूड करेगा? तो जो फंक्शन स्टेट को दिया उसके लिए कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। जो फंक्शन स्टेट को दिया उसके लिए कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। एंड इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, सुना है कि नहीं? यूनियन टेरिटरी किसको इंक्लूड करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर। किसको इंक्लूड करेंगे बेटा? एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ हु इज एडमिनिस्ट्रेटर? यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है। कौन अपॉइंट होता है? एडमिनिस्ट्रेटर। किसको पता है यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कौन कंट्रोल करती है? जैसे दिल्ली को स्टेट जैसा दर्जा दे रखा है क्योंकि दिल्ली में सीएम है। दिल्ली में कौन है? सीएम। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, इनका सीएम नहीं, उनको सीधा कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलो हाँ या ना? अब सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कंट्रोल करता है तो क्या खुद आएंगे मोदी जी उधर पे? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर भेजते। क्या भेजते? तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होगा? एडमिनिस्ट्रेटर। ये मेरे बच्चे सुन रहे हो क्या तुम लोग? नहीं, तुम लोग का ध्यान नहीं है ना, सच बोलो। ये ऑनलाइन वालों ध्यान है क्या तुम्हारा? एक तो लेक्चर का टाइमिंग ऐसा है, जस्ट खाना खाने के बाद लेक्चर होता है, ठीक है। आधे लोग कोमा में होंगे अभी। हाँ, नहीं है रिप्लाई कर रहे हैं। हाँ सर, फुल पावर, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, पूछो क्या हो गया? है कम से कम 100 रिप्लाई आ गए होंगे, ठीक है। पूछो क्या हो गया? झूठ बोल रहा, 50 रिप्लाई आए हैं, ठीक है। अच्छा, चलो फटाफट आंसर करो मुझे। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होता है? पहला कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो काम स्टेट को दिया उसके लिए कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। और यूनियन टेरिटरी के लिए कौन है? अच्छा, फिर आता है इन केस। क्या बोला? इन केस of in case of part C states, in case of part C state, in case of which states? part C states, before, क्या बोला? before commencement of constitution 7th amendment act, ऐसा कुछ होगा।
7th अमेंडमेंट एक्ट। मैं सीधा डेट लिखता हूँ, डेट क्या लिखता हूँ, डेट, वो ज्यादा इजी होगा, ठीक है। स्टेट्स बिफोर 1st January 1956, that is up to 31st December 1955, up to what, 31st December 1955। बोलो हाँ या ना, फिर से अप टू 31st December 1955। पूछो क्या हो गया, पूछना क्या हो गया, कौन सा बोला मैंने, कौन सा स्टेट बोला, पार्ट सी स्टेट, पार्ट सी स्टेट। अच्छा ये कब की बात हो रही है, 1955 तक की, क्योंकि 1956 से तो इंडिया इंटीग्रेट हो गया, क्या हो गया, इंटीग्रेट, सुन रहे हो क्या, 1956 से इंडिया क्या हो गया, इंटीग्रेट। उसके पहले इंटीग्रेटेड था या अलग था। अच्छा अब देखो यहां पर इन केस ऑफ पार्ट सी स्टेट्स कौन कौन होगा, कौन कौन होगा, मैं बता रहा हूं ध्यान रखना। चीफ कमिश्नर, कौन सा कमिश्नर, स्पेलिंग बताओ, स्पेलिंग, चीफ कमिश्नर, बोलोगा तो हाँ या ना, या तो होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, या तो फिर होगा एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, या फिर गवर्नमेंट ऑफ नेबरिंग स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, नेबरिंग स्टेट। नेबरिंग का स्पेलिंग भूल गया, इसके लिए ऐसा लिखा, तुम लोग पूरा लिख देना, या फिर चलो हेल्प करो, एन ई बराबर है, रुको मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा NEI, बराबर है क्या, हाँ आता था, चेक कर रहा था तुमको आता है कि नहीं, ठीक है। बताओ, बेचारे ऑनलाइन वाले भी मेरे को मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है। अच्छा थैंक यू गाइस, थैंक यू, ठीक है। अच्छा देखो अभी कौन कौन है, ये थोड़ा हजम नहीं होगा, पहले तो कौन सा स्टेट बोल दिया मैंने, पार्ट सी स्टेट। अच्छा ये कब की बात हो रही है, अप टू 1955, अप टू 1955, टू बी मोर प्रिसाइज 31st December 1955। आज के तारीख में कोई पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स है क्या, नहीं, पहले हुआ करते थे। अच्छा ब्रिटिशर्स का फंडा क्या था, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड, कि इनको पहले टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड कर दो, इनमें आपस में खोट डाल दो और फिर इन लोग को रूल कर दो। तो इन लोगों ने क्या किया था, इंडिया को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया था, और 4 पार्ट मेन कौन से थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, हर एक स्टेट था। तो अभी लोग बोलते हैं पार्ट सी स्टेट के लिए, किसके लिए, पार्ट सी स्टेट। कौन, देखो पार्ट ए स्टेट को डायरेक्ट ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे, तो चीफ कमिश्नर के थ्रू, किसके थ्रू, चीफ का, या तो गवर्नर जनरल के थ्रू। आई रिपीट, पार्ट ए स्टेट्स को सुनना, मैं बताऊंगा, पार्ट ए स्टेट्स को कौन कंट्रोल करते थे, सीधा ब्रिटिशर्स। कौन करते थे, ब्रिटिशर्स, किसके थ्रू, गवर्नर जनरल या चीफ कमिश्नर। पार्ट बी स्टेट के राज प्रमुख होते थे, क्या होते थे, बोलो मेरे साथ, पार्ट बी स्टेट के थे राज प्रमुख। पार्ट डी का एडमिनिस्ट्रेटर था, पार्ट डी में एक ही स्टेट था, अंडमान एंड निकोबार, क्या था, अंडमान एंड निकोबार। और पार्ट सी में कौन कौन चलाता था उसको, या तो चीफ कमिश्नर चलाता था, या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाता था, या तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर, या तो फिर गवर्नमेंट ऑफ नेबरिंग स्टेट। मतलब मेरे स्टेट को मेरे बाजू वाले स्टेट का गवर्नमेंट चला रहा है। इट इज लाइक महाराष्ट्र को गुजरात का गवर्नमेंट चला रहा है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल है कि महाराष्ट्र को किसका गवर्नमेंट चला रहा है, गुजरात। बोलो हाँ या ना, ये करेक्ट है मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग को, ए यस और नो। फिर से पूछो, कितना चीज बोला मैंने, 4। बाहर कर लो, बाहर कर लो, क्या लिखा है, चीफ, बाहर कर लो, मतलब बाहर कर लो, ठीक है। क्या लिखा है, चीफ कमिश्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नमेंट ऑफ नेबरिंग स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, नेबरिंग स्टेट। बोलो ढूंढू था या ना, ये कौन से स्टेट का बात हो रहा है, कौन सा स्टेट का बात हो रहा है बेटा, कोई डाउट है इसमें। बट अभी आज ऐसा कुछ स्टेट है क्या, नहीं। अभी तो या तो प्रेसिडेंट होगा, या तो स्टेट गवर्नमेंट होगा, या तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी। नहीं समझा क्या, इजी है क्या। अच्छा पूछो क्या हो गया, इधर पे बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले। अच्छा इधर पे सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वल टू गवर्नर जनरल इन काउंसिल। क्या बोला बेटा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। देखो तुम रिप्लाई नहीं करोगे ना, फिर भी मैं तो बोलता रहूंगा, ठीक है। अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है बेटा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। बोलो ढूंढू था या ना, मजा आ गया। पूछो क्या, प्लस शैल इंक्लूड, शैल इंक्लूड, शैल इंक्लूड, शैल इंक्लूड, किधर गया बे, हाँ, शैल इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस, शैल इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस, गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस। अच्छा पहले स्टेट बुलाते थे या प्रोविंस बुलाते थे,
प्रोविंस। ब्रिटिशर्स क्या वर्ड यूज करते थे? प्रोविंस। बोलो ना यार, ब्रिटिशर्स क्या वर्ड यूज करते थे? हाँ या ना? तो जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या आता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो वैसे पहले गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर क्या आता है? गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस, या तो फिर चीफ कमिश्नर प्रोविंस। ठीक है, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। देखो स्पेलिंग, देखो स्पेलिंग। हाँ, ये बंदा पढ़ा रहा है, स्पेलिंग नहीं आता इसको। चीफ कमिश्नर क्या बोलने का? हाँ ठीक है, सोडम यार। ठीक है, अच्छा, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। बोलो ना, क्या बोला बेटा? चीफ कमिश्नर। अरे कभी कभी होता है ना, आई में कंफ्यूजन होता है, तुम लोग को भी होता है क्या? होता है? नहीं होता है? हाँ, उसके लिए कैसा लिखना चाहिए ना, लिखते नहीं तो कैसा आएगा? हाँ, लिखना चाहिए ना उसके लिए। ठीक है, अच्छा पूछो क्या हो गया? हाँ, तुम लोग ही सही थे इधर, कम से कम तुम लोग हाँ तो बोलते थे मेरे साथ। हाँ ठीक है मेरा दिल तुम्हारे साथ है। ठीक है, अच्छा पूछो क्या हो गया? हाँ, दिल इधर है बट धड़क रहे तुम हो। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, पूछो क्या हो गया? सालो कम से कम रिएक्शन तो दो। हाँ, अच्छा करो ओ। ठीक है, अच्छा पूछो क्या हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोले बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कब की बात हो रही है? अभी जब मैं बात करूं कब की बात हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशन के पहले। कौन कौन था? गवर्नर जनरल इन काउंसिल, फिर गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस एंड चीफ कमिश्नर प्रोविंस। बस तुमको इतना ही याद रखना, यही तुम्हारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है। जबरदस्त तुम्हारे लिए इजी कर दिया है। अब अगर तुम उधर पढ़ोगे ना, सीधा सीधा पढ़ते तो मौत आ जाती है, एकदम मौत। ठीक है, सीधा उधर ही डोलो खा के सीधा गायब गायब। ठीक है, मैं बताता हूँ क्यों। देखो ध्यान देना, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल, क्या बोला? शैल। क्या बोला? शैल। बोलता है इन रिलेशन टू एनीथिंग डन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मींस गवर्नर जनरल इन काउंसिल। किसको इंक्लूड करता है बेटा? गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड शैल इंक्लूड इन रिलेशन टू फंक्शन टू द गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस। गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस भी आएगा एंड इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। क्लियर है? तो गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस और चीफ कमिश्नर प्रोविंस दोनों आ जाएगा। ठीक है, मैंने भी वही लिखा है तुम लोग को। अच्छा, फिर एक लिखा है, कोई बुलाया बेटा? नहीं? अच्छा, फिर इन रिलेशन टू एनीथिंग डन और टू बी डन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक बार रिपीट हुआ है ना। ठीक है, मीन क्या किसको इंक्लूड करेगा बेटा? प्रेसिडेंट। किसको इंक्लूड करेगा बेटा? प्रेसिडेंट। हाँ या ना? और क्या क्या आएगा ध्यान देना, जरा जोर का पढ़ना। क्या लिखा है? इन रिलेशन टू फंक्शन एंट्रस्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया टू गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट, द स्टेट गवर्नमेंट एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी गिवन टू इट अंडर दैट क्लॉज। सही बात है कि नहीं? तो जो काम स्टेट गवर्नमेंट को दिया है उधर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, थर्ड वाला पढ़ना, थर्ड, सेकंड अभी मत पढ़ना। इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच टेरिटरी? यूनियन टेरिटरी। आई रिपीट, in relation to administration of which territory? Union territory. बोलो हाँ या ना? The administrator thereof acting within the scope of the authority given to him under article 239 of the constitution. Under article what? 239 of the constitution. बोलो बच्चों हाँ या ना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पक्की बात है क्या? अच्छा पूछो क्या हो गया? इधर मिला पार्ट सी स्टेट। पार्ट सी स्टेट में मैं जो बोल रहा हूँ उसको सर्कल करना पहले। चीफ कमिश्नर, क्या बोला? फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, या फिर बॉक्स करना गवर्नमेंट ऑफ नेबरिंग स्टेट, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी। दिख रहा है तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, यही तो मैंने लिखा है तुम लोग को। लेकिन ये कब की बात हो रही है? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 7th अमेंडमेंट एक्ट 19। 7th अमेंडमेंट एक्ट समझते तुम लोग? क्या बोला? 7th अमेंडमेंट एक्ट। बोलो ना, क्या बोला बेटा? 7th अमेंडमेंट एक्ट। यस और नो? कॉन्स्टिट्यूशन में दुनिया भर के अमेंडमेंट और बहुत बार आ चुके हैं। बहुत बार मतलब बहुत बार। तो 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आया था, जो कि 1 जनवरी से इफेक्टिव हो गया था, जिसने इंडिया के सारे स्टेट्स को इंटीग्रेट कर दिया। क्या कर दिया? इंटीग्रेट। पहले ना 4 स्टेट्स हुआ करते थे। पहले खुशखबरी देता हूं, पूछो क्या? इधर पे लिखो रिफर ओनली, ये रेफरेंस के लिए, इसको बाहर करोगे चल बस हो गए। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए? रेफरेंस के लिए है, कि तुमको पता होना चाहिए कितने स्टेट किधर थे। ठीक है, मालूम होना चाहिए, ऐसी आंख बंद करके मत चले जाना एग्जाम में। ठीक है, अच्छा अब देखो सबसे पहले पार्ट डी स्टेट करेंगे। अब बच्चे ढूंढते होंगे पार्ट डी स्टेट का है, वो 476 पेज नंबर पे है। ठीक है, मिला पार्ट डी स्टेट? नहीं मिला क्या? अच्छा, पार्ट डी स्टेट में देखो, टेरिटरी वॉज दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। कौन था बेटा? अंडमान एंड निकोबार। अच्छा, उसको चलाता कौन था तभी? लेफ्टिनेंट गवर्नर। ल्यूटिनेंट न्यूटिनेंट मत करना, क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कौन अपॉइंट करते थे? सेंट्रल गवर्नमेंट। दिख रहा है पार्ट सी स्टेट?
पार्ट सी स्टेट के लिए कौन कौन था मेरे को बोलो? चीफ कमिश्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर या गवर्नमेंट ऑफ नेबरिंग स्टेट। बाहर ही नहीं कर रहे हो तुम लोग। सी ये सब डाइजेस्ट करने डिफिकल्टी आएगा, बिकॉज हमने अब तक क्या सुना है? एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब तुम पहली बार सुन रहे हो वर्ड्स, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट टाइम लगेगा। हाँ, एस्थेटिक कैसा फटाक से याद हो गया था, इसको भी तुमको याद करना पड़ेगा। पूछो क्या? पार्ट सी स्टेट्स कौन कौन था फिर से बोलो? चीफ कमिश्नर, अरे एक्टिंग तो करो। हाँ ठीक है, क्या है? चीफ कमिश्नर, गवर्नमेंट ऑफ नेबरिंग स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, देख देख के भी नहीं बोल पा रहे, बताओ। ठीक है, पूछो क्या हो गया? देखो लिखा है पार्ट सी स्टेट्स में कौन कौन से स्टेट्स है। देखो अजमेर, अच्छा अजमेरा स्टेट है या एक सिटी है? ठीक है, दिख रहा है भोपाल, भोपाल अभी स्टेट है सिटी है? ठीक है, फिर बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। कच्छ का स्पेलिंग भी गलत लिखा है लोग ने। हाँ अच्छा, तभी ऐसे ही बुलाते थे कच्छ को, सी से ही बुलाते थे। ठीक है, कच्छ अभी गुजरात का पार्ट है ना, लेकिन और इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है। कच्छ से बड़ा डिस्ट्रिक्ट पूरे इंडिया में नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर कच्छ पता ना गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ का महोत्सव होता है ना, वो कच्छ महोत्सव। ठीक है, अच्छा मणिपुर, त्रिपुरा एंड विंध्य प्रदेश नाम का कुछ सुना है तुमने आज? नहीं। तो पहले उन लोग के हिसाब से अपने अपने चलते थे, करेक्ट है। अच्छा इधर पे पार्ट बी स्टेट मिला। पार्ट बी स्टेट्स के राजा हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? राज। इनको प्रिंसली स्टेट भी बुलाते थे। क्या बुलाते थे? प्रिंसली स्टेट। क्या ब्रिटिश हम पे रूल कर रहा है? तो प्रिंसली स्टेट वालों को बोला गया कि भाई तुम दुगना लगान दो, हम रूल नहीं करेंगे तुमको। इसका मतलब तुम अगर दुगना लगान दोगे तो हम तुमको राजा रहने देंगे, कंट्रोल हमारा होगा, लेकिन राजा तुम होगे। कंट्रोल हमारा, राजा तुम। तुमने सुना हैदराबाद का निजाम? हैदराबाद का, या फिर JNK, जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे हरीश चंद्र, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सबने सुना है कि नहीं ये सब? वो सबको राज प्रमुख बुलाते थे। क्या बुलाते थे? राज। तो लोग दुगना लगान देते थे। क्या देते थे? दुगना लगान। अगर तुमने लगान पिक्चर देखे रहेगी, वो मैच होता है, देखो मैच, वो राजा आते, देखो राजा। हु वाज दैट राजा? राज प्रमुख। तुम समझ रहे हो क्या? अरे नहीं, क्या गन न गिर गिर आए बदरा घन घन को। अरे बारिश होता है ना उधर, अरे जब भुवन नाचता है ना यार, अरे यार क्या गाना था वो? क्या गाना था? भुवन क्या नाचता है? गन न गिर गिर आए, वैसे कुछ गाना। ये देखा है ना तुम लोगों ने? कौन कौन लगान देखा है? हाँ, बाकी लोग जो नहीं देखे, अभी तुम्हारा टेस्ट खराब है तो क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, अच्छा पूछो क्या हो गया? ये बड़ू में आ गया। हाँ हाँ हाँ, देखा है देखा। हाँ, वो बच्चे गाना भी बेच रहे, ओ पालनहारे निर्दन, ऐसे ही है ना, तुम बिन। अबे साले ये गाना नहीं, हट। ये गाना नहीं है पागल आदमी, अरे ये गाना नहीं है, वो तो भजन है। हे भगवान। हाँ, चले चलो चले, अरे भट, वो हट हट, वो भी नहीं है, वो बाद में गाता है जब वो लोग क्रिकेट प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कुछ भी कुछ भी। हाँ, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी। ठीक है, अच्छा कुछ भी, हट हट। ठीक है, अच्छा पूछो क्या? पूछो ना क्या? इधर पे पार्ट बी स्टेट्स, कौन सा बे स्टेट बेटा? पार्ट बी स्टेट्स। ठीक है, अच्छा कौन कौन था राज प्रमुख थे? कौन कौन आता इसमें? हैदराबाद, JNK, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला पैक। अच्छा पटियाला, पेप्सू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेप्सू। क्या बोलते हैं? पेप्सू। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब यूनियन, दिख रहा है? राजस्थान, सौराष्ट्र। अभी सौराष्ट्र अलग है, एक है? एक ही है ना, सौराष्ट्र अलग कुछ है ही नहीं। देखो क्योंकि पहले अलग था, इसके लिए आज भी रणजी में, आज भी किसमें? रणजी में। बच्चा गूगल से गाना भेज दिया। ठीक है, आज भी रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र की अलग टीम बनती है। करेक्ट है बच्चों? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ए हाया ना। पूछो क्या हो गया? ट्रेवेनकोर, कोचीन मिला कि नहीं तुम लोग को? अच्छा पार्ट ए स्टेट्स, जिसको कौन चला? सीधा ब्रिटिश है। सीधा कौन? ब्रिटिश है। देखो इधर पे लिखा है, बॉम्बे था, MP था, दिख रहा है? मद्रास, जिसको आज चेन्नई बुलाते हैं, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, दिख रहा है ना तुम लोग को? अच्छा इधर देखो हिस्ट्री क्या बोलता है। बोलता है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 मेड इंडिया सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड न्यू रिपब्लिक वाज आल्सो डिक्लेयर्ड टू बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या था वो? यूनियन ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया नहीं। कौन से वर्ड का इस्तेमाल करते लोग? यूनियन ऑफ स्टेट। Between 47 and 50, the territories of the princely state were politically integrated. Politically integrated, जमा कर दिया था, इंटीग्रेट कर दिया था into Indian Union. और there are 3 main types of state, part A, part B, part C. part D में तो एक ही था, अंडमान एंड निकोबार। सही बात है बच्चों, बड़ू में आ गए। ये क्या था आपका? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इजी है। अच्छा अब इजी पार्ट चालू है। कमेंसमेंट मिला है? कमेंसमेंट, कमेंसमेंट को अब तक हम लोगों ने स्टार्ट किया नहीं था, बट कमेंसमेंट मतलब ही क्या होता है? स्टार्ट करना। पूछो क्या? पूछो ना क्या? कमेंसमेंट मतलब जिस दिन से एक्ट पिक्चर में आया, जिस दिन से एक्ट पिक्चर में।
Commencement used with reference to an act or regulation shall mean the say on which the act or regulation comes into force. Comes into force. यानी जिस दिन से उसका लीगल इफेक्ट है, जिस दिन से उसका क्या है लीगल इफेक्ट. बोलो बच्चों हाँ या ना. देखो लिखा है, जरा जोर का पढ़ना. Coming into force or entry into force refers to the process by which the legislation, regulations, treaties and other legal instruments come to have legal force and effect. सही बात है बच्चों. ये बढ़ू में आगे कोई डाउट तो नहीं है इसमें? श्योर हो तुम लोग? अच्छा आगे बढ़ते हुए, डॉक्यूमेंट भी नहीं हुआ रहेगा. ये हुआ था डॉक्यूमेंट? हुआ था? झूठ बोल रहे हो? पूछो क्या हुआ? अच्छा डॉक्यूमेंट क्या लगता है तुम लोग को? डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट. पैसा पैसा भूल मत अमित पार्किंग. हाँ ठीक है. डॉक्यूमेंट क्या होता है बेटा? डॉक्यूमेंट. यस और नो? अबे गधो, लेकिन डॉक्यूमेंट में कुछ रिकॉर्ड हो रहा है. कुछ क्या हो रहा है? रिकॉर्ड. मैं तुमको 4 चीज बोल रहा हूं, उसको सर्कल करना. ठीक है. पहले सर्कल करोगे मैटर. किसको सर्कल करोगे? मैटर. कि डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है. ठीक है. अच्छा फिर सब्सटेंस, यानी किस पर लिखा है. कभी कभी पेपर्स पे लिखते हैं हम लोग, कभी कभी पत्थरों पे लिखते हैं, कभी कभी अपन वो पता है डिस्क होती है, डिस्क क्या बोलते हैं उसको, डीवीडी ड्राइव क्या होता है वो. ठीक है. सीडी. सीडी क्या बोला? सीडी. या फिर हार्ड ड्राइव वगैरह, वो भी क्या है? डॉक्यूमेंट. उसमें भी तो कुछ ना कुछ स्टोर किया जाता है. ठीक है. फिर तुम लोग सर्कल करना मीन्स को. किसको सर्कल करोगे? मीन्स. मीन्स मतलब क्या क्या चीजें किसके किसके थ्रू, जैसे लेटर यूज कर रहे हो, फिगर्स यूज कर रहे हो, मार्क्स यूज कर रहे हो, लेटर फिगर दोनों यूज कर रहे हो. एंड रिकॉर्डिंग. क्या बोला? रिकॉर्डिंग. 4 चीज. कितनी चीज? 4. बोलो मेरे साथ. क्या क्या बोला? मैटर, सब्सटेंस, मीन्स, रिकॉर्डिंग. फिर से बोलो ना. मैटर, सब्सटेंस, मीन्स, रिकॉर्ड. फिर से बोलो ना. मैटर, सब्सटेंस, मीन्स, रिकॉर्डिंग. फिर से बोलो ना. मैटर, सब्सटेंस, मीन्स. मैटर मतलब क्या रिकॉर्ड करना है ना? अबे मैं बता रहा हूं. मैटर मतलब क्या करना है? क्या रिकॉर्ड करना है. सब्सटेंस मतलब किस पर रिकॉर्ड करना है. मीन्स मतलब किसके थ्रू. और रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड मतलब फ्यूचर में तुम उसको रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो. तो देखो जोर का पढ़ना. क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट शैल इंक्लूड एनी मैटर रिटन. डबल अंडरलाइन रिटन को. ओरली डॉक्यूमेंट हो सकता नहीं है. डॉक्यूमेंट हमेशा कैसे होगा? राइटिंग. ठीक है. अच्छा एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स or by more than one of those means which is intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. एग्जाम्पल भी दिया है मेरे बच्चों. क्या क्या एग्जाम्पल है? बुक, फाइल, पेंटिंग, इंस्क्रिप्शन एंड इवन कंप्यूटर फाइल्स. करेक्ट है बच्चों? इजी है. फिर तुमको मिलेगा इनैक्टमेंट. क्या मिलेगा? अच्छा इनैक्टमेंट मतलब लॉ होता है. क्या होता है? लॉ. इनैक्टमेंट मतलब क्या होता है? इनैक्टमेंट मतलब क्या होता है? लॉ. बोलो हाँ या ना. अच्छा पूछो क्या हो गया? इनैक्टमेंट में 2 चीज होती है. कितनी चीज? जो पार्लियामेंट पास करे. जो पार्लियामेंट पास करे. बच्ची पूछ रही है क्या वॉइस रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट होता है क्या? क्या वॉइस रिकॉर्डिंग राइटिंग में होता है क्या? तो वॉइस रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट होता नहीं है. करेक्ट है. मैं क्या बोल रहा हूं तुम लोग को, है ना? डॉक्यूमेंट फाइल जो बोला ना इन लोग ने, ये क्या बोलते हैं? कंप्यूटर फाइल. कंप्यूटर फाइल में भी राइटिंग में होना चाहिए ना. क्या होना चाहिए? राइटिंग. करेक्ट है. मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं तुमको. ठीक है. इधर पे अब एनैक्टमेंट. क्या बोला बेटा? एनैक्टमेंट. एनैक्टमेंट मतलब क्या होता है? लॉ. क्या होता है बेटा? लॉ. क्या इंक्लूड करेगा? रेगुलेशन. क्या इंक्लूड करता है बेटा? रेगुलेशन. और एनी एक्ट विच इज मेड बाय यूनियन पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर. सुना है विधानसभा, विधान परिषद. क्या बोला? विधान सभा या विधान परिषद. उसी को हम लोग क्या बुलाएंगे? एनैक्टमेंट. क्या बुलाएंगे बेटा? एनैक्टमेंट. यस और नो. तो अगर पार्लियामेंट ने पास किया तो भी एनैक्टमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया तो भी एनैक्टमेंट. फाइनेंशियल मिला. फाइनेंशियल ईयर जितना हो सकता है ये कराया मैंने. पक्का? बहुत डिफिकल्ट वाला पार्ट कल ही करा दिया था क्या? अच्छा फिर तुमको मिला गुड फेथ. ये भी हो गया. अच्छा गुड फेथ का मतलब क्या सुना है हमने? ऑनेस्टी. क्या सुना है? जब भी गुड फेथ बोलते हैं 2 वर्ड आते हैं दिमाग में. एक तो बोनाफाइड या तो ऑनेस्टी. या तो बोनाफाइड या तो मतलब कोई काम तुम ऑनेस्टली कर रहे हो. इट डजंट मैटर कि तुम लोग केयरफुली कर रहे हो या केयरलेसली, बट कैसे कर रहे हो? ऑनेस्टली. इट डजंट मैटर कि तुम केयरफुली कर रहे हो या केयरलेसली, बट कैसे कर रहे हो? ऑनेस्टली. देखो लिखा है a thing shall be deemed to be done in good faith where it is in fact done honestly, whether it is done negligently or not. whether it is done negligently or not. तुमने ध्यान दिया नहीं दिया इससे फर्क पड़ता नहीं. क्या ऑनेस्टली काम किया है? हाँ. उसी को क्या बुलाया जाता है? बोनाफाइड. क्या बुलाया जाता है? बोनाफाइड. सही बोल रहा हूँ मेरे बच्चों? ए हाया ना? मजा आ गया. पूछो क्या? ए गुड फेथ. सॉरी क्या बुलाते हैं? गुड फेथ. पूछो क्या हो गया? अगर आपके एक्ट में गुड फेथ का डेफिनेशन है
तो आर यू गोइंग टू रिफर दिस डेफिनेशन और दैट डेफिनेशन, दिस और दैट? कैन आई से यू ऑलवेज फॉलो दैट, एंड इफ देयर इज नो दैट यू फॉलो दिस, इफ यू हैव दैट डोंट फॉलो दिस? नहीं समझा? अरे अगर तुम्हारा खुद का डेफिनेशन है तो उसको फॉलो कर लो ना, इधर आने की जरूरत नहीं है। सही बात है, जरा जोर का पढ़ो, क्या लिखा है? दिस डेफिनेशन ऑफ द गुड फेथ डज नॉट अप्लाई टू दैट एनैक्टमेंट विच कंटेन्स अ of the term good faith and their definition given in that particular enactment has to be followed. सही बात है बच्चों, ये बड़ू में आ गए, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पूछो क्या हो गया? तुमको मिलेगा गवर्नमेंट, क्या मिलेगा? कर कराया था तुम लोग को। गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? सेंट्रल और स्टेट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी बताया था, ऐसा सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट इशू कर रहा है। बट कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले अगर पार्ट बी स्टेट ने कुछ इशू किया है तो उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी मानते? अच्छा, अभी की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है? यानी ये प्रिंसली स्टेट्स वगैरह थे, राज प्रमुख वाले स्टेट्स थे, उन लोग कोई सिक्योरिटी इशू करते थे उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी मानते नहीं। इनफैक्ट उन लोग को सिक्योरिटी इशू करने का जरूरत ही नहीं पड़ता था, इतना पैसा होता था उनके पास, ठीक है? इतना पैसा कि वो राजा विजा खुद ही प्रजा चला लेते थे अपनी, ठीक है? अच्छा, फिर मिला इमूवेबल प्रॉपर्टी। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, ध्यान देना, ध्यान है तुम लोग का इधर पे। कौन सी प्रॉपर्टी? ऐसा प्रॉपर्टी जो मूव हो सकता, ऐसा प्रॉपर्टी जो मूव हो सकता, जो मूव हो सकता है वो, जो नहीं हो सकता वो। एग्जाम में लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा क्या? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो लोग क्या करेंगे, उन लोग आपको डिफाइन करेंगे, डिफाइन करके देंगे आपको, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंक्लूड बोला है। क्या बोला है? चलो फटाफट आंसर करो, कौन सा डेफिनेशन है ये? इंक्लूसिव। कौन सा है? इसमें क्या क्या आएगा? लैंड, फिर क्या आएगा? बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड। एक क्रॉप सुना है? क्रॉप्स, क्रॉप्स कहाँ उगता है? हवा में कि जमीन से? तो क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है? हाँ। फिर लेकिन अगर क्रॉप्स को जमीन से अलग कर दो तो? घर में रोटी बनती है ना, गेहूं आता है आटा पीसने के लिए, तो गेहूं पापा जब लाते तो पूरा जमीन के साथ लाते हैं क्या? नहीं, अलग करके लाते हैं ना। तो क्या वो मूवेबल है? हाँ, अलग कर दिया तो मूवेबल है। या थिंग्स अटैच टू द अर्थ, थिंग्स अटैच टू द अर्थ, ऐसी चीजें जो अर्थ से जुड़ी हुई है। अर्थ से क्या है? जुड़े। बिल्डिंग सुना है? बिल्डिंग लिखो, एग्जाम्पल बिल्डिंग, बिल्डिंग, ब्रिजेस, 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 ब्रिजेस सुना है क्या? ब्रिजेश नहीं, ब्रिजेस, ब्रिजेस। हाँ, नाम क्या है? भूपेंद्र जोगी। हाँ ठीक है। अच्छा, अब पूछो क्या हो गया? नहीं नहीं, आराम से, ठीक है। अच्छा, फिर मिला फोर्थ पर, मिला ट्रेन लेट है क्या कि कॉलेज से आए? कॉलेज ट्रेन लेट है ना वैसे भी, आज भी ट्रेन लेट। आई कैन अंडरस्टैंड। अभी कितना दिन है? 2-3 दिन और है? कितना दिन है? मैंने सुना 4 दिन बोला था उन लोगों ने, 4 तारीख बोला था ना, 5 तारीख बोला था। आज क्या डेट है? वेलकम वेलकम। हाँ, नहीं नहीं, मैं बाइक ट्रेन में डाल के लाता हूँ ना मैं, लेकिन हाँ, नहीं तो पेट्रोल लगेगा ना। हाँ ठीक है। अच्छा, पूछो क्या हो गया? फोर्थ मिला। फोर्थ क्या लिखा है? परमानेंटली। क्या बोला बेटा? परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ। अच्छा, ऐसी चीज जो तुमने अर्थ से बांध कर रखी है। अर्थ से क्या रखी है? एक एग्जांपल दो तुम लोग को, पक्का। ये पोडियम देख रहे हो जिसपे मैं ये टैब रख के लिख रहा हूँ? ये पोडियम अभी तुम लोगों को तो दिखता नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, इधर पोडियम है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पोडियम है ये मूवेबल है या इमूवेबल है? मूवेबल है या इमूवेबल है? जो बेंच पे तुम अपनी तशरीफ रखे हो ये मूवेबल है या इमूवेबल है? मूवेबल या इमूवेबल? मेरे ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम कहीं ना कहीं बैठे रहोगे लेक्चर देखने के लिए, है ना? कोई चेयर होगा, कोई सोफा होगा, वो मूवेबल है या इमूवेबल है? मूवेबल। समझ? अभी दिवाली का साफ सफाई होगा, तुमको तो उठाना है वो सब, ठीक है। क्या है? मूवेबल। क्या है बेटा? मूवेबल। हाँ या ना? लेकिन 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 ये एसी दिख रहा है? ये एसी दिख रहा है? तुम लोग को नहीं दिखता होगा, कैसा दिखेगा? कैमरा घुमाना पड़ेगा, ठीक है। एसी है। क्या है बेटा? एसी। क्या एसी मूवेबल है या इमूवेबल है? मूवेबल या इमूवेबल? जब तक वहां पे वो अटैच्ड है वो क्या है? इमूवेबल। अगर मैं उसको ओपन करके निकाल के उधर अलग कर दूं तो क्या बन जाएगा? मूवेबल। डोर दिख रहा है? डोर, डोर क्या है? डोर क्या है सर? लेकिन अभी तो खोल के आया अंदर वो। हाँ, अरे यार, मतलब वो उधर ही रहता है, जब तुम उसको अलग कर दो तो क्या बन जाएगा? मूवेबल। समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? ए यस और नो? बड़ू में आ गए, कोई दिक्कत है इसमें? पक्की बात है। अच्छा, पूछो क्या हो गया अब? एग्जाम्पल देखो, ट्रीज, मशीनरी फिक्स टू द सॉइल, स्टैंडिंग क्रॉप्स आर रिगार्डेड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज दे आर अटैच्ड टू और रूटेड इन द अर्थ, ठीक है। बट एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इधर पे बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड का एग्जांपल दिया ना, क्रॉप्स। क्या बोला? क्रॉप्स। क्रॉप्स लैंड से ही निकलता है ना, ठीक है। अच्छा, इधर पे एग्जांपल क्या बोला बेटा? एग्जांपल, वेदर द राइट टू कैच और कैरी फिश इज अ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है।
ठीक है। राइट टू कैच और कैरी फिश, इधर इधर इधर, बुक छोड़ना, बुक का आंसर नहीं देखना, ठीक है। राइट टू कैच और कैरी फिश, राइट टू कैच और फिश। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि फिश मूवेबल है या इमूवेबल है, मैं ये पूछ रहा हूं कि फिश पकड़ने का राइट्स जो अधिक, जो कल सुबह बैठा था, अगर आंसर दिया बहुत मारूंगा, ठीक है। फिश पकड़ने का अधिकार है, क्या बोला? फिश पकड़ने का अधिकार मूवेबल है या इमूवेबल है? फिश पकड़ने का अधिकार है, फिश पकड़ने का अधिकार मूवेबल है या इमूवेबल है? फिश पकड़ने का अधिकार मूवेबल है या इमूवेबल है? मूवेबल या इमूवेबल? मूवेबल या इमूवेबल? क्या है? एम इमूवेबल कि मूवेबल? इमूवेबल कि मूवेबल? क्वेश्चन समझना मेरा। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि फिश क्या है, फिश तो मुझे भी पता है मूव होता है, लेकिन फिश पकड़ने का राइट क्या है, मूवेबल या इमूवेबल? अच्छा, बहुत लोग ऑनलाइन मूवेबल आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग इमूवेबल आंसर कर रहे हैं। मैं तुमको बताऊं, हाँ राइट प्रॉपर्टी होता है, राइट इज इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो राइट टू कैच फिश, राइट टू कैच फिश और कैरी फिश इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बोला? इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। पूछो कैसे? फिश पकड़ना है तुमको, तो फिश तुम्हारे पास आएगी, आप मुझे पकड़, हाँ, कि तुम जाओगे। अगर तुमको फिश पकड़ना है तुम ओशियन जाओगे, पॉन्ड जाओगे, लेक जाओगे, कहीं ना कहीं जाओगे, वहां जाके फिश पकड़ोगे। तो जो ओशियन, लेक, पॉन्ड है वो हर जगह अपना जगह चेंज कर रहा है कि सेम है? जगह तो सेम ही है ना। अरे यार तुम समझ रहे हो क्या? तो फिश पकड़ने तुमको जाना है एक ही जगह, तो फिश पकड़ने का अधिकार क्या है? इमूवेबल। फिश पकड़ने का अधिकार क्या है? जैसे तुम मछली निकाल लो, उसको मार्केट में लेके जाओ, मछली नाच रही है फिर मर गई है, ठीक है। अब वो मछली यानी फिश क्या है? मूवेबल। क्या है? मूवेबल। बट फिश पकड़ने का राइट्स क्या है? इमूवेबल। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? पूछो क्या हो गया। देखो लिखा है इधर पे, पहले तो जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का बात होता है, जब भी किसका बात होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का, हम लोग टोपा का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? टोपा। किसका बात करते हैं? टोपा। टोपा बोले तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो देखो क्या लिखा है, सेक्शन 3, क्या बोला? सेक्शन 3 ऑफ टोपा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डज नॉट डिफाइन टर्म except to say immovable property does not include standing timber, growing crops और glass। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं यार। टोपा में ना, टोपा में इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल डिफाइन किया ही नहीं, बताया नहीं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। हाँ, बट इतना बोला है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में टिम्बर नहीं आता, लकड़ियां, क्योंकि लकड़ियां अलग करके बेचते हो तुम। ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास भी आता नहीं, वो मूवेबल में आता है। कहाँ आता है? मूवेबल। अगर तुमने सोगा में डेफिनेशन पढ़ा होगा गुड्स का, तो उसमें होता है ना ग्रोइंग क्रॉप, स्टैंडिंग टिम्बर्स, याद आ रहा है कि नहीं? अच्छा, फिर एज फिश डू नॉट कम्स अंडर दैट कैटेगरी, तो हम लोग कौन सा डेफिनेशन अप्लाई करेंगे? जनरल क्लॉजेस एक्ट। क्या अप्लाई करेंगे? जनरल क्लॉजेस एक्ट। एंड द प्रॉफिट ऑफ पेंड्रे, प्रॉफिट ऑफ पेंड्रे यानी बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। कितनी मस्त बात बोली है, पूछो क्या? ये लोग ने फिश को क्या बोला है? बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। सुन रहे हो क्या? फिश को क्या बोला? बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। सर बट फिश तो पानी में होती है, पानी हवा में है कि जमीन पे? जमीन के ऊपर पानी है, उसमें फिश है। अरे है ना, तो हम इसको क्या मानते हैं? बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होता है? लैंड एंड बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। तो फिश को बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड बोल दिया कोर्ट ने, तो फिश पकड़ना क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो लिखा है इधर पे, एज अ प्रॉफिट ऑफ पेंड्रे एंड बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड इट फॉलोज दैट it is immovable property within the meaning of the transfer of property act. Thus the court construed यानी understood the right to catch or carry fish as an immovable property। अगर ये ओशियन है, क्या है? ओशियन, और इसमें फिश है, इसमें क्या है? फिश, तो ये फिश पकड़ने का राइट्स क्या है? इमूवेबल। एक बार फिश पकड़ के निकाल लिया तुमने, तब क्या हो जाएगा? मूवेबल। एग्जाम्पल, तुम्हारे घर के आसपास, अगर घर के आसपास कोई पपाया का झाड़ है, किसका झाड़ है? पपाया, तो पपाया तोड़ने का राइट्स क्या है? इमूवेबल। क्या है? बट जाके जिस दिन तुम पपाया तोड़ लो, क्या हो जाएगा? वो मूवेबल। अरे पपाया का झाड़ तो तुम्हारे पास नहीं आएगा ना। रीजन क्या है? बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। क्या रीजन है? बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। हाँ बिल्कुल, पर्ल या फिर वो शेल वगैरह जो तुमको ओशियन से मिलता है वो सब क्या है? इमूवेबल। बट तुम जाके अगर उधर से निकाल लो और फिर बेचने चले जाओ तो क्या बन जाएगा? मूवेबल। उधर जाकर पकड़ने का राइट इमूवेबल है। सुन रहे हो क्या? वहां जाकर उस चीज को पकड़ने का राइट क्या है? इमूवेबल। तुम समझ रहे हो क्या? अच्छा, लेकिन इससे याद आया, पूछो क्या? बोलता है राइट टू वे टू एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पता है आपके घर जाने का रास्ता होता है,
आपके घर जाने का रास्ता मूवेबल है या इमूवेबल है? मूवेबल है या इमूवेबल? क्या घर का रास्ता चेंज हो जाएगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। ठीक है, एंड may come within the definition of immovable property, whereas right to drain of water is not immovable. A right to drain water. अच्छा, मैं जहां चाहूं वहां वाटर ड्रेन कर सकता हूं। तुम समझ रहे हो क्या? क्या नहीं? ठीक है, देखो मेरे पास पानी है, मेरे पास क्या है? पानी। अब इसमें क्या है? पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? पानी। मैं चाहे तो इसको यहाँ ड्रेन कर दूं, मैं चाहे तो लास्ट बेंच पर ड्रेन कर दूं, मैं चाहे तो ये ऑनलाइन वाले किसी के घर पे आकर ड्रेन कर दूं। तुम समझ रहे हो? मैं नहीं समझा क्या? मैं पानी कहीं भी ड्रेन कर सकता हूँ, मैं पानी कहीं भी ड्रेन कर। देखो देखो, ये पानी है, ये पानी है, बोलो है ना? हाँ, मेरे लौंडे होते ना बोलते हाँ, तुम लोग ही नाटक करते हो। ठीक है, इसके लिए मैं तुमको मिस कर रहा हूँ। ठीक है, बट वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? हाँ, ठीक है। अब ऑनलाइन वालों तुम बोलो क्या करूँ? ऑनलाइन वालों इसमें पानी है, इसमें पानी है, बोलो क्या करूँ? हाँ, ड्रेन कर दूं, ड्रेन कर दूं, ड्रेन कर दूं, ड्रेन कर दूं? पक्का? पक्का? राइट टू ड्रेन वाटर, राइट टू ड्रेन वाटर, राइट टू ड्रेन वाटर। हाँ, ओहो, डूब ना जाए बेटा, डूब ना जाए। हाँ, तेरे को ट्यूब दो बेटा, ट्यूब। हाँ, डूब गई तो इतने पानी में। हाँ, एक्टर कहीं की। ठीक है, अच्छा पूछो क्या हो गया? पूछो ना क्या हो गया? पूछो ना क्या हो गया? राइट टू ड्रेन वाटर। क्या बोले? राइट टू ड्रेन वाटर। सुन रहे हो क्या? राइट टू ड्रेन वाटर। ए एक बैच को पता नहीं है क्या ऑनलाइन लेक्चर है? 3 बजे? अरे कब का मैसेज आया था? टाइम चेंज हो गया है। आया था ना मैसेज? सबको मैसेज आया था ना? आया था, बच्चे बोल रहा था। हाँ ठीक है, पूछो क्या? सुबह एक बच्चा 8 बजे आया 10 मिनट जल्दी आया था वो। ठीक है, अच्छा 7:50 को आया था, उसको लगा लेक्चर 8 बजे का है। मैं बोला बहुत जल्दी आया, तो 10 मिनट जल्दी आया। पूरा क्लास ने ताली भी बजाया था उसके लिए। अच्छा, इससे याद आया, पूछो क्या? पानी ड्रेन करने का राइट्स क्या है? मूवेबल। लेकिन पता है रोड के साइड में ड्रेनेज सिस्टम होता है, ड्रेनेज सिस्टम, गटर। हाँ, वो गटर क्या है? ए मूवेबल। गटर क्या है? ए। शिवम तू है क्या लेक्चर में? अभी तक कब से पूछ रहा था सर गटर क्या होता है, गटर क्या होता है, ड्रेनेज क्या होता है? वो क्या है? इमूवेबल। क्या होता है? गटर आज थोड़ी रोड के साइड से बीच में आ जाएगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, पूछो क्या हो गया इधर पे। फिर एनी मशीनरी फिक्स टू द सॉइल स्टैंडिंग क्रॉप्स कैन बी हेल्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोग का ये। ठीक है, उसके बाद इम्प्रिजनमेंट हो चुका था, इंडियन लॉ हो चुका था, मंथ हो चुका था, मूवेबल भी हो चुका था, फिर ओथ नहीं हुआ था। जरा जोर से पढ़ना, ओथ जो नहीं पढ़ा सीधा पाइल्स होगा। स्टार्ट। ओथ शैल इंक्लूड सेम एफिडेविट जैसा है। अरे हाया ना, एक सेकेंड, ये अभी कौन सी लड़की आई थी? हाथ उठाना। हाँ, तेरे को लगा 3 बजे का है? तालिया 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 तालिया। हाँ, छत्रपति बच्चे, अगले बार क्लास को बोलूंगा ऑफिशियल गैजेट में छापने के लिए। ठीक है, अच्छा फिर ऑफेंस हो गया था बच्चों, फिर ऑफिशियल गैजेट भी हो गया था, पर्सन भी हो गया था, रजिस्टर्ड भी हो गया था। बोलो स्वाहा। रूल हो गया था, शेड्यूल हो गया था, सेक्शन हो गया था, सब सेक्शन हो गया था। बोलो स्वाहा। राइटिंग हो गया था, ईयर भी हो गया था। अच्छा अब क्या पढ़ेंगे? स्वेर। पूछो क्या? संभालना, स्वेर मतलब क्या होता है? कसम। बट लॉ कसम पर भरोसा करता तो स्वेर विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस। ओ भाई क्या बोला? ग्रामेटिकल मतलब तुम पास्ट टेंस में यूज करो, प्रेजेंट में यूज करो या फ्यूचर में, फर्क पड़ता नहीं है। करेक्ट है? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं तुमको? एंड कॉग्नेट एक्सप्रेशंस। कॉग्नेट एक्सप्रेशंस मतलब कोई भी सिचुएशन में यूज करो, कोई भी सिचुएशन। तुम शॉक होके यूज करो, तुम सरप्राइजली यूज करो, तुम उसको आराम से बोलो, तुम उसको डर के बोलो, बात तो एक ही होने वाली है। इंक्लूड्स अफर्मिंग एंड डिक्लेयरिंग इन केस ऑफ पर्सन बाय लॉ अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर। इसका मतलब एफिडेविट, ओथ, स्वेयर का सेम डेफिनेशन है। क्या है? सेम डेफिनेशन। बट एक कैच है। पूछो क्या कैच? ये है कि एफिडेविट हमेशा राइटिंग में होता है। क्या स्वेयर में कहीं पर राइटिंग लिखा है क्या? क्या ओरली भी हो सकता है? हाँ। इन द सेम केस वो तुम देखोगे ओथ। क्या बोला? ओथ।
ओथ क्या ओरली भी हो सकता है? हाँ, बिकॉज राइटिंग मेंशन किया नहीं। ये समझ रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई डाउट है इसमें? अब मैं स्टार मार्क करा दूं डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट है। आ जाओ स्टार्टिंग से 374 से, सॉरी 474 से आ गए क्या? 474 पे 4 डेफिनेशन होगा। एक्ट, एफिडेविट, 3 क्लॉज 2, 3 क्लॉज 3, 3 क्लॉज 7, 3 क्लॉज 8, चारों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेज को चारों कर देना। नहीं नहीं सारे नहीं करूंगा भाई, बीबी तेरे से ऐसे करूंगा मैं, ठीक है? अच्छा चारों कर दिया। अगले पेज पे तो कुछ है ही नहीं, फिर आ जाओ डॉक्यूमेंट पे आना। 3 क्लॉज 18, 3 क्लॉज 18, 3 क्लॉज 18, यस और नो? हाँ जानवी यू कैन से सो, ठीक है? 3 क्लॉज 18 कर दिया स्टार मार्क? अरे बोलो खदो। फिर तुमको मिलेगा उधर पे गुड फेथ, क्या मिला? गुड फेथ, कर दिया स्टार मार्क। फिर अगले पेज पे तुमको मिलेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कर दिया। 324, 326 मिला कि नहीं? इम्प्रिजनमेंट को करो, कर दिया। इंडियन लॉ को कर दो, कर दिया। फिर ऑफेंस मिलेगा, ऑफेंस उसी पेज पे लास्ट में, कर दिया। फिर अगले पेज पे मिलेगा ऑफिशियल गैजेट, कर दिया। बोलो भाई। फिर अगले पेज पे स्वेर और राइटिंग, स्वेर और राइटिंग। ये सारे डेफिनेशन तुमको अच्छे से मालूम होने चाहिए। फिर तुमको मिला सेक्शन, बाकी के छोड़ दो, सालों मारूंगा ना इतना, बाकी के तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है? उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, वो एग्जाम में 2-2 मार्क्स के लिए पूछे जा चुके हैं और आगे भी आ सकता है, ठीक है? और प्लीज अपना छत्रपति वाला लॉजिक मत लगाना कि सर लास्ट अटेम्प्ट में जो डेफिनेशन आया था वो इस में आएगा, नहीं। जैसे जिन्होंने ऐसा लॉजिक लगाया था उन्होंने CSR छोड़ा होगा, CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑप्शन में छोड़ा होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन वापस से आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है? थोड़ा बहुत चेंजेस था 10-20%, सेम क्वेश्चन वापस पूछ लिया 6 मार्क्स का, ठीक है? अब जो CSR छोड़ा रहेगा पहले क्वेश्चन में सीधा बॉम्ब गिर गया उस पर, ठीक है? अच्छा अब मिला सेक्शन 4, मिला सेक्शन 4 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है? काट दो, पूरा काट दो, मैं तो बोलता हूँ उतना पेज फाड़ दो, करो कट। 4A भी कट कर देना, 4A भी कट कर देना। क्या कट बच्चों? है ना, मैं बताता हूँ क्या है, पूछो क्या? इधर इधर फोकस फोकस। तुमको तो पता है जनरल क्लॉजेज एक्ट 2 बार आया, एक 1868, एक 1887, फिर मर्ज होके कब आया? 1897। ये बेटा तेरे को लगा 3 बजे? हाँ बेटा तेरे को लगा 3 बजे? मजा आ गया भाई, ठीक है? पूछो क्या हो गया? बस हो गया, चैप्टर खत्म। और 5 मिनट लेटा था ना तू, 3 बजे भी लेटा है, सोच 3:07 को आया है, ठीक है? वो तो बेचारी जल्दी आ गई थी, ठीक है? पूछो क्या हो गया? एक सेकेंड, इसके पहले भी एक और आई, तेरे पहले भी एक और आई थी, तेरे को भी 3 बजे लगा था? ओ नाइस, तेरे को भी 3 बजे लगा था, शाबाश शाबाश, ठीक है? अच्छा तुम लोग को जाने बाल्टी अवार्ड देंगे, बाल्टी अवार्ड, ठीक है? अच्छा तुम लोग वॉशरूम जाओगे ना, उधर पे अगर वो मग भी रखा होगा लेके आना, हाँ ठीक है? पागल लोग कहीं गए, ठीक है? अच्छा सेक्शन 4, क्या बोला? सेक्शन 4, पूछो क्या हो गया? ये सेक्शन 4 है, क्या है? सेक्शन 4, पूछो क्या? सेक्शन 4 बोलता है कि कौन सा वर्ड का डेफिनेशन कौन सा है, जैसे मंथ, मूवेबल, ओथ, पर्सन, सेक्शन, ईयर, दिख रहा है क्या? ये कब से आया? फिर रजिस्टर्ड ऑफेंस, फाइनेंशियल ईयर, सब सेक्शन राइटिंग, ये कब से आया? तुम समझ रहे हो? तो कोई कॉन्क्रीट ज्ञान दे रहा नहीं है, चाहे सीए का एग्जाम हो, सीएस का एग्जाम हो या सीएमए का एग्जाम हो, अब तक वो सारे वो कोई सेक्शन 4 किसी भी एग्जाम में पूछा गया नहीं, ना आएगा। इनकेस अगर 2-3 मार्क्स के लिए आ गया तो लेट मी टेल यू ऑन रिकॉर्ड, इट इज वर्थ सेक्रीफाइसिंग 2-3 मार्क्स, इट इज वर्थ सेक्रीफाइसिंग 2-3 मार्क्स। उस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में सेक्शन आया रहेगा उसको तुम ऑप्शन में डाल सकते हो, प्रोवाइडेड क्वेश्चन 1 में ना आए, जो कि नहीं आएगा। तुम समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट सर? बिकॉज वो कुछ कॉन्क्रीट बात कर रहा नहीं है, वो सिर्फ बता रहे कौन सा वर्ड कब से आया, ये हमें याद नहीं रहेगा, वैसे ही हमारे पास याद करने के लिए बहुत कुछ है, समझ रहे हो? इसके लिए अपफ्रंट इसको मैंने कैंसिल करवा दिया, करेक्ट है? चलो आज आगे बढ़ते हैं। अब अपना सिर्फ सेक्शन बचा है 5 to 8। 5 to 8 में सबसे पहले एक डिफिकल्ट सेक्शन करवाता हूं तुमको, सेक्शन नंबर 7 मिलेगा। सेक्शन नंबर 7 बहुत डिफिकल्ट है, 3-4 घंटा लगेगा इसको, ठीक है? रिवाइवल ऑफ रिपील्ड एनैक्टमेंट्स, क्या बोला बेटा? रिवाइवल ऑफ रिपील्ड एनैक्टमेंट्स। पूछो क्या हो गया? ये रिपील मतलब है या गया? क्या बोलते हैं तुम लोग उसको? चले गए,
बोलो हाँ या ना। ठीक है, रिपील हो गया। क्या हो गया बेटा? सुना क्या मैंने क्या बोला? क्या हो गया? क्या हो गया? रिपील हो गया। उसको रिवाइव क्यों करोगे तुम? गवर्नमेंट अगर कोई लॉ को रिपील करेगा तो उसको रिवाइव करेगा, नया लॉ बनाएगा। एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट 1956 चला गया, उसकी जगह पर कंपनीज एक्ट 2013 है। क्या रिपील्ड एक्ट को रिवाइव करते हो क्या? नहीं। मेरे पास इस चीज का कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है नहीं कि रिपील्ड एक्ट रिवाइव हुआ है। रिपील्ड एक्ट क्या हुआ है? रिवाइव। लेकिन अगर कर रहे हो तो आपको रीजन बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? रीजन। देखो लिखा है, टू रिवाइव अ रिपील्ड स्टैट्यूट इट इज नेसेसरी टू स्टेट द पर्पस टू डू। तो अगर तुम रिवाइव करो रिपील लॉ को तो तुम बताओ पर्पस क्या है उसका। सेक्शन नंबर क्या है? 7। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा पेपर छोड़ देना, ठीक है? अच्छा, आता है, छोड़ना नहीं, ठीक है? अच्छा, अब तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है, ठीक है? अच्छा, सेक्शन 8 मिला तुम लोग को, जबरदस्त। पूछो क्या? एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल। इधर इधर फोकस फोकस, मैं बता रहा हूँ ना। सेबी सुना है? सेबी, सेबी बना था 1992 में। क्या बना था? इनकम टैक्स एक्ट सुना है? 1961 वन ना? एक और बच्चा है अभी। बेटा देखो भी लगा 3 बजे का। हाँ ठीक है। अच्छा, इनकम, तुम लोग मैसेज नहीं देखते क्या? मैसेज नहीं देखा? पढ़ने में बिजी थे? हाँ 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 बोल रहे थे, शर्म नहीं आ रहा है? ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 90, अभी ऑनलाइन में भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है? उनको लग रहा है 3 बजे का था, कोई नहीं, 2 बजे से चल रहा है हमारा लेक्चर, चैप्टर खत्म होने आया है, ठीक है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। और एक है आपका वो, उसको क्या बुलाते हैं आप लोग? आपको कैसे मालूम? मैं लिखूंगा ना, फेमा 1999। फेमा, ये बोलो हाँ या ना? फेमा क्या है? 1999। फेमा का फुल फॉर्म बोलो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अच्छा, ये सब कहने से 2013 के पहले के लॉज है, हाँ या ना? कैलेंडर भी नहीं आता तुम लोग को? 2013 बाद में आया ना? ऐसा क्यों बैठी जैसे कि मेरा इंटेस्टाइन मांगा है? हाँ बोल ना, 2013 के पहले आता है ना? हाँ डर मत, ऐसा कुछ नहीं होएगा। हाँ, नाम क्या है? भूपेंद्र जोगी है, ठीक है? अच्छा, अब पूछो क्या हो गया बच्चों? ये सेबी, क्या बोला बेटा? सेबी या इनकम टैक्स एक्ट, कौन सा एक्ट? इनकम, या फिर फेमा, या फिर क्या है? फेमा। पूछो क्या हुआ? इन सब में अगर कंपनीज एक्ट का इस्तेमाल किया होगा, किसका? कंपनीज एक्ट, तो वो कौन से ईयर वाला होगा? 1950, द कंपनीज एक्ट 1956, द कंपनीज एक्ट 1956। पूछो क्यों? क्योंकि जब वो लॉ बने थे, जब वो लॉ बने तो मार्केट में 2013 था या 56 था? अभी 2013 में नया लॉ आ गया, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? इन सब लॉ में भी अमेंडमेंट लाएगा। हाँ, ऐसे ही अगर कंपनीज एक्ट 1956 का रेफरेंस 30-40 लॉ में होगा तो गवर्नमेंट बैठ के 30-40 लॉ अमेंड करेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं, उधर गवर्नमेंट बोलता है सेक्शन 8 पढ़ो। क्या पढ़ो? सेक्शन 8। जब भी पुराना एक्ट रिपील होता है और नया एक्ट आता है तो पुराना एक्ट का रेफरेंस जहां पर भी है उसको हम लोग ऑटोमेटिक नया एक्ट पढ़ेंगे। फिर से, जब भी पुराना एक्ट रिपील हो गया, चला गया, और नया एक्ट आ गया, तो जिस जिस लॉ में पुराने एक्ट का रेफरेंस था, पुराना एक्ट का क्या था? रेफरेंस, वहां पर ऑटोमेटिकली क्या पढ़ेंगे? नया एक्ट। मतलब जहां पर कंपनीज एक्ट 1956 लिखा है उसको तुम ऑटोमेटिकली क्या पढ़ोगे? कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है बच्चों? सेक्शन नंबर 8 फॉर यू। सेक्शन नंबर 8। सोचो ये नहीं होता तो गवर्नमेंट को हर बार कितना सारा लॉ अमेंड करना पड़ता है ना? देखो लिखा है इधर पे, क्या बोला है? वेयर एनी एक्ट इज रिपील्ड एंड रीएनैक्टेड, जैसे मैं जो बोल रहा हूं वैसे लिखते रहना। एक्ट इज रिपील्ड के ऊपर लिखना कंपनीज एक्ट 1956, रीएनैक्टेड मतलब कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है? विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन, मतलब तुमने एज इट इज वापस अप्लाई कर दिया या चेंज करके अप्लाई किया है। करेक्ट है? अच्छा, इधर पे फोकस करना, एज इट इज या तो चेंज करके, एज इट इज या तो चेंज करके। सो एनी प्रोविजन ऑफ अ फॉर्मर एनैक्टमेंट, एनी प्रोविजन ऑफ विच एनैक्टमेंट? फॉर्मर एनैक्ट, यानी पहले के लॉ का कुछ प्रोविजन होगा, तो पहले के लॉ का कुछ क्या होगा? प्रोविजन, ठीक है? फॉर्मर एनैक्टमेंट मतलब कंपनीज एक्ट 1956। Then reference in any other enactment or in any instrument to the provision so repealed shall be understood as reference to the provision so re-enacted, यानी कंपनी एक्ट 2013। जहां जहां पर पुराना एक्ट का रेफरेंस होगा हम ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि वो कौन सा एक्ट की बात कर रहे हैं? न्यू एक्ट। समझ रहा है बच्चों? जैसे तुमने सुना है एएमटी, सुना है एएमटी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स? क्या बोला?
ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ, इंडिविजुअल्स के लिए होता है वो, और कंपनी के लिए होता है मैट। क्या होता है? मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। क्या बोला? मिनिमम। कोई सुना है मैट? सुना है कोई? नहीं, मैट एक सुना है, ठीक है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, पूछो क्या हो गया, पूछो ना क्या हो गया, ठीक है। मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, ठीक है। बोलता है कंपनी है ना, कंपनी बुक प्रॉफिट्स पे, किस पे? बुक प्रॉफिट्स पे 18.5% टैक्स भरेगा। कितना टैक्स भरेगा? 18.5। एक सेकेंड, तुमने कितना टैक्स सीखा है कंपनी के लिए? 30%, किसी किसी केस में 40%। ये लोग बोलते कितना भरेंगे? 18.5%। लेकिन वो किस पे भरने वाला है? बुक प्रॉफिट्स। क्या बोला? बुक प्रॉफिट्स। बोलो बच्चों हाँ या ना, फिर से बोलो ना, किस पे भरने वाले हैं? समझ रहा है क्या? अब इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है बुक प्रॉफिट्स विच विल बी कैलकुलेटेड एज पर कंपनी एक्ट 1956। अब मुझे बताओ, कंपनी एक्ट 56 है या चला गया? तो उधर पे ऑटोमेटिकली क्या पढ़ेंगे? कंपनीज एक्ट 2013। देखो लिखा भी है सेक्शन 115 जेबी, इसमें मैट का प्रोविजन है, ठीक है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 56 आर रिक्वायर्ड टू बी रिफर्ड, बट विद इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 द करस्पॉन्डिंग चेंज हैज नॉट बीन मेड इन सेक्शन 115 जेबी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। यानी इनकम टैक्स में तो हमने चेंज नहीं किया, बट अगर हम लोग सेक्शन 8 अप्लाई करें तो वहां पर हम लोग ऑटोमेटिकली क्या पढ़ेंगे? कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है इसमें? बड़ू में आ गए, श्योर हो तुम लोग? ठीक है, पूछो क्या हो गया? ये काट देना, ये काट देना। तो अगर पुराने एक्ट का रेफरेंस कहीं पर है और वो रिपील हो गया तो उधर ऑटोमेटिकली क्या मान लेना है? नया एक्ट। सेक्शन नंबर क्या था? 8। अच्छा, इसी तरीके से सेक्शन नंबर है 6A। क्या है सेक्शन 6A? पूछो क्या हो गया? क्या बोलता है देखो, रिपील ऑफ एक्ट मेकिंग टेक्सुअल अमेंडमेंट इन एक्ट और रेगुलेशन। रिपील ऑफ व्हाट? एक्ट मेकिंग व्हाट? टेक्सुअल अमेंडमेंट इन एक्ट और रेगुलेशन। मजा आ गया? पूछो क्या? इधर इधर सुनना एकदम एकदम ध्यान से। कंपनीज एक्ट 1956 है, कंपनीज एक्ट 1956, ध्यान है ना तुम्हारा इधर पे। उसने क्या किया था? उसने अमेंड कर दिया था। क्या कर दिया था? अमेंड। किसको अमेंड किया था मालूम है? सेबी के कोई सेक्शन, मान लो सेबी के सेक्शन 12 को, सेबी के सेक्शन 12 को क्या कर दिया था? अमेंड। आज की तारीख में कंपनीज एक्ट 1956 है या चला गया? तो ये अमेंडमेंट जो किया था सेबी के अंदर, वो रहेगा या वो चला जाएगा? वो रहेगा या चला जाएगा? लॉजिकली सोचो, रहेगा या चला जाएगा? कह रहे से वो एक्ट चला गया ना, 56 चला गया ना, अमेंडमेंट तो रहेगा दूसरे लॉ में जो किया हुआ है। कंपनी एक्ट 56 चला गया तो जो कंपनीज बनी थी उसके अंदर वो भी चली गई कि वो है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इसको ऐसे समझो, मान लो तुम्हारे दादाजी ने तुमको कुछ नॉलेज दिया था, तुमको कुछ वैल्यू सिखाई थी। जैसे दादाजी बोलते थे कि रोज पूजा पाठ किया करो, बड़ों का रोज पैर छुया करो, ठीक है। और फिर एक दिन दादाजी चले गए, एक दिन दादाजी का डेथ हो गया, ठीक है। अब उसके बाद तुम क्या करोगे? उसके बाद तुम बड़ों का पैर पकड़ के खींचोगे कि रिस्पेक्ट करोगे? दादाजी चले गए लेकिन वैल्यूज तो है ना, नहीं समझे? हाँ या ना? तो अगर किसी ने तुमको कुछ वैल्यू सिखा रखा है, क्या सिखा रखा है, तो वो वैल्यूज रहेगा ना जिंदगी भर तुम्हारे साथ। वैसे ही अगर कोई लॉ ने दूसरे में अमेंड कर रखा है तो वो अमेंडमेंट तो जिंदगी भर रहेगा ना यार। करेक्ट है क्या? तो देखो लिखा है इधर पे, एग्जांपल पढ़ना। लेट्स से, चलो बोलिए, कंपनीज एक्ट 1956 has amended some part of SEBI. Now 56 is repealed but the amendment will not be affected. सही बात है बच्चों, मजा आ गया। पूछो क्या? वेर। क्या बोला? वेर। Any central act or regulation repeals any act. Repeals any act. Central act or regulation मतलब कोई एक्ट, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ ने किसी दूसरे लॉ को रिपील किया है। क्या किया है? रिपील। यानी इधर इधर सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन रिपील्स एनी एक्ट, तो इधर लिखो सेंट्रल एक्ट के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 उसने क्या किया है? रिपील किया है। रिपील कौन सा एक्ट को किया है? कंपनीज एक्ट 1956। और जो लॉ रिपील हुआ था, जो लॉ क्या हुआ था? रिपील। by which the text of another central act or regulation was amended, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिखोगे? अनदर सेंट्रल एक्ट मतलब सेबी, सेबी का अमेंडमेंट किया था कुछ तो बाय एक्सप्रेस ओमिशन। अच्छा, अमेंडमेंट कैसे किया था? कुछ निकाल के, या फिर कुछ इंसर्ट करके, या फिर कुछ रिप्लेस करके, सब्स्टिट्यूट करके। सो द रिपील शैल नॉट affect the continuance of any such amendment made by the enactment so repealed and in operation at the time of such repeal. ठीक है, यानी रिपील से जो अमेंडमेंट है वो चेंज नहीं हो जाएगा, वो तो रहने ही वाला है। सेक्शन नंबर क्या था? 6A। सेक्शन नंबर क्या? 6A। देखो बहुत सिंपल है। 6A बोलता है तुम्हारा एक्ट है, तुम्हारा क्या है? सुन रहे हो क्या? फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोला? 6A क्या बोलता है? तुम्हारा क्या है?
बोलो खदो हाँ या ना। 6 से क्या बोलता है तुम्हारा क्या है एक्ट, बोलो हाँ या ना। वो किसी को अमेंड कर रखा है तो तुम्हारा एक्ट जाने के बाद अमेंडमेंट तो रहने वाला है। 7 बोलता है अगर तुम रिपील करके रिवाइव करोगे तो रीजन बताना है, क्या बताना है, रीजन। और 8 बोलता है पुराना लॉ चला गया नया लॉ आ गया, तो जहां जहां नए लॉ में जो जहां जहां पुराने लॉ का डिफरेंस है वहां क्या पढ़ेंगे, नया लॉ। अच्छा, अब 2 सेक्शन है, ठीक है। एक बोलता है कमिंग इन टू ऑपरेशन, कमिंग इन टू ऑपरेशन, और एक बोलता है इफेक्ट ऑफ रिपील, ठीक है। एक बोलता है इफेक्ट ऑफ रिपील, एक क्या लिखा मैंने, कमिंग इन टू ऑपरेशन, कमिंग इन टू ऑपरेशन। सेक्शन नंबर क्या है 5, सेक्शन नंबर क्या है 5। ये पूरा का पूरा सेक्शन, सेक्शन नंबर 5 कमेंसमेंट का बात करता है। किसका बात करता है, कमेंसमेंट। सुन रहे हो क्या, ये पूरा का पूरा सेक्शन किसकी बात करता है बेटा, कमेंसमेंट। ए यस और नो, पूछो क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूं। व्हेन विल एन एक्ट, व्हेन विल एन एक्ट कम इनटू फोर्स, कम इनटू फोर्स, यानी कोई भी लॉ, सुन रहे हो क्या, कोई भी लॉ किस दिन से पिक्चर में आता है। सुना मैंने क्या बोला, फिर से बोल रहा हूं, कोई भी लॉ किस दिन से पिक्चर में आता है। कोई डाउट है इसमें, वन मोर टाइम, क्या बोला, कोई भी लॉ किस दिन से। 2 सिचुएशन है, पहला फ्रॉम द डेट, फ्रॉम द डेट mentioned in the notification, mentioned in the notification published in official gazette, notification published in official gazette। बोलो बच्चों हाँ या ना, ये ऑफिशियल गैजेट सुना है ना, उसमें अगर हमने छापा, हमने क्या किया, छापा, और उसमें लिखा कि ये एक्ट इस दिन से अप्लाई होगा, फॉर एग्जांपल 15 अगस्त से अप्लाई होगा, तो कब से अप्लाई होगा, 15 अगस्त। कभी कभी एक्ट के अंदर ही डेट लिखा होता है, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे तो इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 सितंबर 1872, तो उस डेट से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर कोई डेट दिया है तो वो डेट से चालू होगा एक्ट। जरूरी है क्या जिस दिन पास होगा उसी दिन से चालू होगा। प्रेसिडेंट ने कंपनीज एक्ट पर साइन किया था 29 अगस्त 2013, बट लॉ तभी से चालू था या बाद में हुआ था, कॉमन सेंस है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर कोई डेट नहीं लिखा है तो, और इन द एब्सेंस ऑफ एनी डेट, in the absence of any date, act will come into force, act will come into force from the date, in case of Act of Parliament, the date on which President gave assent, the date on which President gave assent। सुन रहे हो क्या, डेट जिस दिन किसने असेंट दिया, प्रेसिडेंट, ठीक है। और सेकेंड साइड इन केस ऑफ, क्या बोला, इन केस ऑफ सेंट्रल एक्ट। अच्छा, पुराने जमाने में कौन होता था, द डेट ऑन विच गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन गेव असेंट, सुन रहे हो क्या, किसने अप्रूवल दे दिया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। कॉमन सेंस है। कोई डेट नहीं लिखा तो जिस दिन किसने साइन किया, प्रेसिडेंट। नहीं समझ रहे हो क्या, कोई डेट लिखा नहीं तो जिस दिन कौन साइन किया, प्रेसिडेंट। अच्छा, कोई डेट है तो, अच्छा कोई डेट नहीं है तो जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन किया। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए प्रेसिडेंट ने साइन किया होगा, गवर्नर जनरल ने। अगर उसमें कोई डेट नहीं होता तो, समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूँ, इजी है। जैसे तुमको सिखाया जाता है ना फाउंडेशन में, मैंने भी शायद तुमको अगर फाउंडेशन सिखाया होगा तो मैंने ये अगर बोला ना इसके लिए, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला होगा तुम लोगों को, क्या बोला था, मैंने बोला था कि भाई देखो क्या होता है, पहले बिल बनता है, फिर वो पार्लियामेंट में आता है, फिर प्रेसिडेंट साइन करते हैं, बिल क्या बन जाता है, एक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी ऐसे ही बना है। दैट वाज लाई, झूठ था वो, तभी पार्लियामेंट था ही नहीं। बहुत कम बैचेस ऐसे होते हैं जहां पर बच्चे फाउंडेशन में फैकल्टी को टोकते हैं कि सर तभी तो पार्लियामेंट था ही नहीं, तब फिर फैकल्टी खुल के एक्सप्लेन करता है।
अदरवाइज फैकल्टी एक्सप्लेन नहीं करेगा, बिकॉज फाउंडेशन लेवल बच्चा सुन के ही मर जाएगा, अरे क्या बोल दिया, गवर्नर जनरल काउंसिल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ कमिश्नर, क्या है ये, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन आज के तारीख में तो प्रोसेस वही चल रहा है, तो इसके लिए लोग वो रिलेट करके बता देते हैं, वो रिलेट करके बताते हैं, बट एक्चुअल में तभी प्रेसिडेंट थे, गवर्नर जनरल थे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा पूछो क्या हो गया, पूछो ना क्या हो गया। ये था सबसे पहला पॉइंट, एग्जाम में आया था, हमारे एलएलबी एग्जाम में आया था ये, कि सेक्शन 5 क्या बोलता है जनरल क्लॉजेस का, और 12 मार्क्स का लिखा था, 12 मार्क्स। और तुमको तो पता है बीकॉम मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में लंबा आंसर लिखना होता है। अभी तुम देख रहे हो कितना कंटेंट है ना, उतना ही है सिर्फ। अब मैंने इसी को 3 बार लिख दिया था, ठीक है, फटाफट 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 पास हो गया, पास हो गया। दिस इज नॉट एन मोटिवेशन, ठीक है, ये रिस्क है, ये क्या है रिस्क। फेल होता तो वापस देना पड़ता, ठीक है, बट पता नहीं उन्होंने पूरा पेपर शायद चेक नहीं किया होगा, ये चेक किया होगा तो एग्जामिनर बहुत अच्छा इंसान होगा, भगवान उनको दिवाली पर डबल बोनस दे, ठीक है, कि उन्होंने मेरे को पास कर दिया है। ऐसे कितने बार बच्चे भी करते हैं बीकॉम के पेपर में, डबल डबल, कोई किया है क्या, डबल आंसर लिखा है क्या। हाँ देखो बेशरम लोग, ठीक है, देखो इधर भी हाथ उठा रहे हैं, ठीक है, पूछो क्या हो गया। हाँ 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 हाँ, अब सब बोलेंगे मैं तो पेपर ही ब्लैंक छोड़ा था, हाँ एग्जामिनर खुद लिख के मार्क्स दिए, हाँ चुप बैठो, ठीक है। आज सेकेंड पॉइंट पूछो क्या, पूछो ना क्या। लॉ क्या बोला, डज नॉट कंसीडर्स, डज नॉट फ्रैक्शन ऑफ डे, फ्रैक्शन ऑफ डे। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर हम लोग बोलते हैं, अगर हम लोग बोलते हैं कि 1 सितंबर से लॉ अप्लाई होगा, तो 1 सितंबर को कितने बजे, सुबह 6 बजे सूर्य निकलने के बाद, या शाम को इवनिंग से होगा, या ब्रंच के टाइम पे होगा, लंच के टाइम पे होगा, डिनर के कब होगा, कह रहे थे रात को 12 बजे के बाद। अगर 1 सितंबर बोला है तो 31 अगस्त को रात को 12 बज के चले गए, अप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्लाई। तुम लोग का बर्थडे कब से चालू होता है, रात को 12 के बाद से। हाँ लौंडो में तकलीफ होता है, 10 लौंडे आते लात मारने, ठीक है, बट रात को 12 बजे के बाद चालू हो जाता है ना। अरे यार ये भी नहीं समझा तुम लोगों को। तो अगर कोई डेट बोला है तो डेट मतलब रात को 12 बजे के बाद, बेटा कॉन्सेंट्रेट, रात के 12 बजे के बाद। पूछो क्या हो गया, पूछो ना क्या हो गया। ये रात के 12 बजे के बाद को बहुत सीरियसली लेना है, नहीं देखो कितना कितना लफड़ा होता। हम लोग बोलते कोई लॉ कभी से अप्लाई होगा, अभी सामने वाला बोलते दोपहर को 12 बजे से होएगा, एक बोलता नहीं 9 बजे से होगा, हाँ कोई बोलता नहीं एवरेज निकालते 10:30 बजे से होएगा, हाँ चलेगा क्या नहीं। तो इसके लिए लॉ ने बोलते रात को 12 बजे के बाद। कोई डाउट है इसमें, देखो ये सिखा रहा हूं मैं तुमको सीए इंटर पे, ठीक है। अच्छा थर्ड पूछो क्या, एवरी लॉ इज एप्लीकेबल फ्रॉम, एवरी लॉ इज एप्लीकेबल फ्रॉम prospective effect, prospective effect and not from retrospective effect unless, क्या बोला, otherwise, unless specified, unless otherwise। इसका मतलब समझ रहे हो क्या, इसका मतलब हर एक लॉ, क्या बोला, हर एक फ्यूचर के लिए आता है, पास्ट के लिए आता है। मान लो जीएसटी आया, बोला आज से जितना गुड्स पहला बेचा था सब पे जीएसटी भरो, हाँ सब सरेंडर कर दे, सब मर जाते उधर ही, सबके सब उधर ही खत्म, मॉस्किटो मोर्टिन, ठीक है। तुम समझो जो भी लॉ आता है वो पास्ट के लिए आता है, फ्यूचर के लिए आता है, कॉमन सेंस है ना। अनलेस अदरवाइज, अगर बोला होगा पास्ट से तो पास्ट, प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पास्ट। सही बात है कि नहीं, फिर से प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पास्ट, ठीक है, यहां तक क्लियर था। अच्छा फोर्थ पॉइंट पूछो क्या, इफ एनी एक्ट, इफ गवर्नमेंट हैज द पावर, if government has the power to bring any act, to bring any act from any day, from any day, then court cannot issue mandamus, cannot issue mandamus, यानी इधर पे इसको ऑर्डर बोलेंगे, to bring into force, to bring into force such act from any particular day, from any particular day। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, गवर्नमेंट का काम, गवर्नमेंट का काम लॉ बनाना और लॉ को पिक्चर में लेके आने होता है। लॉ आने के बाद कोर्ट अपना काम करता है। तो अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास कर दिया है, गवर्नमेंट ने कोई क्या पास कर दिया है, लॉ,
गवर्नमेंट ने कोई क्या पास कर दिया है? लॉ। तो मुझे आंसर करना, क्या कोर्ट गवर्नमेंट को बोल सकता है क्या चलो चलो इसको अप्लाई करो, कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगा? तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकता नहीं है। हावेवर if reasonable time has lapsed from passing of the act, है ना? एक्ट पास हो गया, रीजनेबल टाइम बीत चुका है, देन क्या बोला? देन गवर्नमेंट, देन क्या बोला बेटा? गवर्नमेंट बोल रहा हूं, देन कोर्ट, देन क्या बोला? कोर्ट, छी देन तुम लोग क्यों गए उधर? हाँ ठीक है, देन कोर्ट, क्या बोला? कोर्ट। ये मैं मस्ती कर रहा हूँ, ऐसा तुम लोग बैठो इधर, मैं जानबूझ के तुमको चिढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, बट चाहता यही हूँ मैं बोलना, ठीक है? अच्छा, देन कोर्ट, क्या बोला? देन कोर्ट, क्या बोला? देन कोर्ट, क्या बोला? देन कोर्ट, क्या बोला? देन कोर्ट, देन कोर्ट में थ्रू writ, क्या बोला? थ्रू apply to government, apply to consider the date of applicability, consider date of applicability, सुन रहे हो क्या? to consider date of what? applicability। लॉ आ चुका है, क्या आ चुका है? लॉ आके टाइम हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट अप्लाई करा रहा नहीं। तो कोर्ट writ के थ्रू, writ मतलब एप्लीकेशन के थ्रू, किसके थ्रू? एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट कर सकता है किसको? गवर्नमेंट, कि भाई तुम कब से लॉ लेके आने वाले हो, बट ऑर्डर दे सकता नहीं। और यही है सेक्शन नंबर 5, इसके बाहर कुछ आने वाला नहीं। क्या लिखा है? कमिंग इनटू ऑपरेशन, देखो लिखा है फर्स्ट वेयर, क्या बोला? वेयर, जरा जोर का पढ़ना, क्या लिखा है? वेयर इफ एनी स्पेसिफिक डेट ऑफ एनफोर्समेंट इज प्रिस्क्राइब इन द ऑफिशियल गैजेट, एक्ट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम सच डेट। कोई डाउट है इसमें? सेकंड क्या लिखा है? इफ नो डेट ऑफ कमेंसमेंट इज स्पेसिफाइड फॉर एनी सेंट्रल एक्ट, तो कब से आएगा? So the date when it received assent from Governor General for which act? Central। और प्रेसिडेंट के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? फिर देखो जरा ये पढ़ना, ये थर्ड पॉइंट, थर्ड या फोर्थ जो भी है, फोर्थ है ना? ऑल्सो लॉ डज नॉट कंसिडर फ्रैक्शन ऑफ डे, thus where an act provides that it is to come into force on the first day of February, it will come into force as soon as the clock has struck 12 on the night of the 31st January। सही बात है? फिर मिला वो all laws generally operate prospectively and only if there are express words specifying retrospective effect, then only it will have retrospective effect। ये पढ़ना प्लीज। अभी जो पॉइंट बचा है ना, सेकंड वाला, थर्ड वाला जो भी है, Britishers used to form their own government and they used to take sign from Governor General in Council। There's nothing called as democratic at that point of time because हम लोग कुछ बोल नहीं सकते थे। ऑर्डर एक्चुअली ये मैंडेमस और writ मतलब मैंने बोले से तुमको एप्लीकेशन बता दिया, बट ये writ का बहुत वास्ट मीनिंग है, बहुत वास्ट मतलब बहुत वास्ट। तुम writ फाइल कर सकते हो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एज पर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होता है तो। है एक प्रोविजन है, 4-5 टाइप के writ होता है, writ ऑफ क्यो वारंटो, मैंडेमस, शर्शरी, ठीक है? यहाँ ये सब वारंट, ये क्या बोलते हैं, writs होते हैं। बड़ा बड़ा वास्ट कंसेप्ट है, तुमको जितना चाहिए था उतना ही समझा है, ठीक है? हाँ, बायलॉस पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। ये हम लोग कंपनी पढ़ रहे हैं क्या? अगर कंपनी की रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करो तो बायलॉस कहाँ होता है? ए हुए लॉ के बायलॉस, रूल्स, ऐसा। चलो डन है क्या? किसका? ये वाला प्रोस्पेक्टिव मतलब आज से फ्यूचर। हाँ, तो लॉ जो भी है सब फ्यूचर के लिए आता है। जीएसटी आ गया, 1 जुलाई 2017 को आया। रेट्रोस्पेक्टिव के लिए एज सच कभी कभी गैम्बलिंग का ये जो अभी बड़ा बड़ा नोटिस मांगा है क्या? हाँ, तो वो फिर उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव मांगा है, मतलब उन्होंने नोटिस निकाल दी, बोला आज से जितना तुमने कमाया है उस पर पूरा भरना पड़ेगा पास से, तो वो भी हो सकता है। जैसे हरीश साल्वे ने एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाया था टैक्स में,
किसमें? टैक्स, जिससे उसने वोडाफोन का 300 करोड़ का टैक्स बचाया था। ठीक है, बहुत पुराना केस है, बहुत फेमस है, यूट्यूब पे तुमको मिलेगा इसका, हरीश साल्वे एंड वोडाफोन, तुम देख लेना। बट उसमें भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था। कौन सा इफेक्ट था? रेट्रोस्पेक्टिव। लॉ के लैंग्वेज का मिस्टेक निकाला था उसने। ठीक है, चलो एग्जाम्पल मिला तुम लोग को। एक सेबी का लॉ है, एक सेबी का क्या है? लॉ। उसमें लिखा है कि वो कब से अप्लाई होगा? 1 जनवरी 2016 से। तो डेट दिया है तो फिर हम लोगों को सोचने की जरूरत ही नहीं, कब से अप्लाई होगा? 1 जनवरी। क्लियर है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? अच्छा इधर पे आ जाओ, सेक्शन नंबर क्या है? 6, जो बोलता है इफेक्ट ऑफ रिपील। सेक्शन नंबर क्या है? 6, जो किसकी बात करता है बेटा? इफेक्ट ऑफ रिपील। सुनना सुनना, मस्त सेक्शन है। सेक्शन नंबर 6, इफेक्ट ऑफ रिपील। इफेक्ट ऑफ व्हाट? रिपील। सुनना प्लीज, पूरा ध्यान लगाना, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। एलएलबी में दोनों 5 और 6 बहुत फेमस है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ व्हाट? रिपील। 5 में क्या सिखाया? लॉ कब से आएगा, लॉ कब से आएगा। 6 में क्या बोलता है? रिपील हुआ तो क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, अच्छा ध्यान देना प्लीज, क्या बोलता है? वेर एनी सेंट्रल एक्ट और लेजिस्लेशन, कोई सेंट्रल एक्ट है, कोई सेंट्रल एक्ट या फिर क्या है? लेजिस्लेशन मेड, सुनना प्लीज, मेड बिफोर द commencement of this act, made before the commencement of this act. Shit man, made after, made after the commencement of this act. लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज, लैंग्वेज को छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्या हो गया? कोई सेंट्रल एक्ट है, कोई क्या है? सेंट्रल एक्ट। सुन रहे हो क्या? फिर से क्या बोला? कोई क्या है? सेंट्रल एक्ट या लेजिस्लेशन, जो कि इस एक्ट के बाद बना, ये एक्ट आने के बाद, यानी जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। दिस एक्ट मतलब किसकी बात हो रही है? जनरल क्लॉजेस एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। ठीक है, उसके बाद बना। एंड वो सेंट्रल एक्ट या लेजिस्लेशन रिपील्स एनी सेंट्रल एक्ट, रिपील्स एनी सेंट्रल एक्ट। सुन रहे हो क्या? रिपील्स एनी सेंट्रल एक्ट, then repeal shall not, then repeal shall not। सुना मैंने क्या बोला? then repeal shall not। I repeat once again, then repeal shall not। सुन रहे हो क्या? repeal shall not revive anything not enforced or prevailed। revive anything not enforced or prevailed। मुझे पता था नहीं समझेगा, एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी, बट पहले समझो। कोई सेंट्रल एक्ट है या लेजिस्लेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर द कंपनीज एक्ट 2013। बोलो हाँ या ना? क्या है कि नहीं है ये? ठीक है, क्या है? द कंपनीज एक्ट 2013। कोई डाउट है क्या? है ना, कंपनीज एक्ट 2013। बोलो हाँ या ना? फिर से बोलो, क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। करेक्ट है। अच्छा, जो कि कब बना था? क्या जनरल क्लॉजेस एक्ट के बाद बना है? हाँ, और वो किसको रिपील करेगा? कोई सेंट्रल एक्ट। वो सेंट्रल एक्ट कौन सा है? कंपनीज एक्ट 1956। करेक्ट है क्या? अब पुराना रिपील हो जाएगा तो इससे क्या नहीं होगा? इससे क्या नहीं होगा? रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग नॉट एनफोर्स और प्रिवेल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, एग्जाम्पल, द कंपनीज एक्ट 1913, उसके बाद वो रिपील होके क्या आया था? 1956। और रिपील होके क्या आया? प्लीज एकदम ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। पहला ही डिफिकल्ट है, बाकी सब इजी है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 1913 है या रिपील हो गया? 56 है या रिपील हो गया? एक सेकेंड, जब 1913 रिपील हुआ था तो उसको रिपील किसने किया था? वंस मोर, जब 1913 रिपील हुआ तो उसको रिपील किसने किया था? 1956। तो जब 1956 चल रहा था तो 1936 वाज एनफोर्सिएबल और गॉन? आई रिपीट वंस अगेन, जब 1956 चल रहा था तो 1913 वाज एनफोर्सिबल और इट वाज गॉन। अब 1956 है या गॉन? अभी क्या चल रहा है? 2013। तो 2013 ने किसको रिपील कर दिया? तो इसका मतलब ये है क्या कि 1913 रिवाइव हो जाएगा?
क्या 1913 ऐसा बोल सकता है क्या, हमको तो जिसने हटाया वो खुद ही हट गया है, तो हम वापस जिंदा हो जाएंगे? क्या मैं अगर पुराने एक्ट को रिपील करता हूं तो उसने जिसको रिपील किया था वो रिवाइव हो जाएगा क्या? फिर से 2013 के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, अगर उसने किसी एक्ट को रिपील किया था तो जो एक्ट को उसने रिपील किया है उसने किसी और को रिपील किया होगा, तो क्या वो रिवाइव हो जाएगा क्या? नहीं। समझ रहा है क्या? और जो पहले एनफोर्सेबल नहीं था अभी कैसे एनफोर्सेबल होगा वो? ये तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, ध्यान देना प्लीज, फोकस करना क्या बोल रहा हूं। ठीक है, सो देयरफॉर क्या बोला? देयरफॉर the repeal of the Companies Act 1956 will not revive the Companies Act 1913 which was not enforceable or prevailed, which was not enforceable or prevailed previously। ठीक है, यानी कंपनी एक्ट 56 में वो एनफोर्सेबल नहीं था, तो नया एक्ट आने के बाद वो रिवाइव हो जाएगा नहीं। करेक्ट है? तो पहला थियरी क्या बनता है? रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग। क्या बोला? रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग नॉट एनफोर्स और प्रिवेल्ड। बोलो मेरे साथ, क्या बोला? रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग नॉट एनफोर्स और। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है? रिपील शैल नॉट अफेक्ट प्रीवियस ऑपरेशन। रिपील शैल नॉट अफेक्ट प्रीवियस ऑपरेशन। सुन रहे हो क्या? रिपील शैल नॉट अफेक्ट प्रीवियस ऑपरेशन। पूछो इसका मतलब क्या है? पूछो इसका मतलब क्या है? रिपील शैल नॉट अफेक्ट प्रीवियस ऑपरेशन मतलब जो पहले हो चुका, जो पहले, उसको तुम इफेक्ट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकता। एग्जांपल, क्या कंपनीज एक्ट 56 के अंदर कंपनीज बनी थी या नहीं बनी थी? तो 2013 आने के बाद वो कंपनी चली गई या है? क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? कह रहे थे जो हो गया वो हो गया, नहीं समझा, जो हो गया वो हो गया। क्या तू पास्ट में जाके चेंज कर सकता है? नहीं। तो रिपील होने से पुराना एक्ट में जो हो चुका उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, अच्छा इधर पे फोकस करना। ठीक है, एग्जाम्पल लिखता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर, एनी एक्टिविटी और ऑपरेशन डन अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 will not be affected because of repeal of the act. Because of the repeal of the act. सुन रहे हो क्या? Because of the repeal of the act. कितना चीज हो गया? दो। पहला पढ़ो मेरे साथ, क्या बोला? रिपील shall not revive anything not enforce or prevail। सेकंड क्या लिखा है? रिपील shall not affect previous operation। ठीक है, अच्छा थर्ड बोलता है रिपील shall not affect any punishment, penalty, forfeiture, etc। पूछो क्या हो गया? ये तो बहुत सिंपल है। 2011 में मुझे कंपनीज एक्ट के अंदर जेल हुआ था। क्या हुआ था? जेल 6 साल के लिए। कितने साल के लिए? 6 साल। ये 2011 में मुझे कंपनीज एक्ट के अंदर जेल हुआ रहेगा, तो कौन से कंपनीज एक्ट के अंदर हुआ रहेगा? 56 या 13? 56 या 13? पक्का? कौन से ईयर में जेल हुआ था? 2011। अरे बोलो हाँ या ना। मजा आ गया। पूछो क्या? नया लॉ आने के बाद मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा कि जेल में रहूंगा? तो जो हो गया वो हो गया, पनिशमेंट पे इफेक्ट आने वाला नहीं है। आई होप तुमको समझ रहे हैं अब, है ना? फिर क्या बोलता है? रिपील शैल नॉट अफेक्ट एनी इंक्वायरी, अफेक्ट एनी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और लिटिगेशन। सुन रहे हो क्या? अगर पुराने एक्ट में मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है, क्या चल रही है? इंक्वायरी। 2012 में मेरे खिलाफ इंक्वायरी चालू हुई, 2013 में नया लॉ आ गया, तो इंक्वायरी हट जाएगी, इन्वेस्टिगेशन हट जाएगा, लिटिगेशन हट जाएगा, चलता रहेगा। तुम सब वो तो चालू ही रहेगा ना यार। एंड रिपील शैल नॉट अफेक्ट, रिपील शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट्स, privileges, obligations और liabilities accrued और incurred। अगर पुराने एक्ट के अंदर मुझे कुछ राइट्स या लाइबिलिटीज मिली है तो वो चेंज हो जाएगी या सेम रहेगी? सेम। पुराना एक्ट के अंदर कोई डायरेक्टर अपॉइंट था, नया एक्ट आने के बाद डायरेक्टर के पोजीशन से हट जाएगा या रहेगा? उसका जो अधिकार है वो तो पूरा करने ही वाला है ना वो। अरे समझ रहे हो क्या?
सेक्शन नंबर कौन सा था? 6। सेक्शन नंबर क्या था? 6। क्या क्या याद रखना है? रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग नॉट एनफोर्स और प्रिवेल. रिपील विल नॉट अफेक्ट प्रीवियस ऑपरेशन. इट विल नॉट अफेक्ट पनिशमेंट पेनल्टी और फॉरफीचर. यानी वही आपसे कुछ जब्त किया होगा तो. अच्छा, रिपील रिपील शैल नॉट affect inquiry, investigation, litigation and it will not affect any rights. समझ रहा है क्या? इधर पे फोकस करना. मिला इफेक्ट ऑफ रिपील? ये आया ना? क्या लिखा है? When any central legislation or regulation made after the commencement of this act repeals any act made or yet to be made unless another purpose exists, repeal shall not. दिख रहा है? Revive anything not enforced और affect any previous operation, affect any right, affect any penalty, affect any inquiry. उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं. अच्छा, रिपील शैल नॉट को तुमको सबके साथ पढ़ना है. फर्स्ट पॉइंट से, सेकंड पॉइंट से, थर्ड पॉइंट से, फोर्थ पॉइंट से, फिफ्थ पॉइंट से. करेक्ट है क्या? ये बढ़ू में आगे. अच्छा, फिर देखो लिखा है whenever an act is repealed it must be considered as if it never existed. ऐसा मानेंगे कि कभी एग्जिस्ट ही कर रहा नहीं था. अच्छा, रिपील का मकसद क्या होता है? टू ऑब्लिटरेट द एक्ट. ऑब्लिटरेट मतलब एक्ट को जमीन से उखाड़ कर फेंक दो. कंप्लीट, पूरी तरीके से अस्तित्व मिटा दो. ठीक है? फ्रॉम स्टैट्यूटरी बुक्स एक्सेप्ट फॉर सर्टेन पर्पसेस एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 6. ठीक है? अब देखो लिखा है रिपील ऑफ प्रोविजन इज डिफरेंट फ्रॉम डिलीशन ऑफ प्रोविजन. रिपील और डिलीशन दोनों अलग अलग होता है. सुना मैंने क्या बोला? रिपील और डिलीशन दोनों क्या होता है? अलग अलग. ठीक है? एग्जाम में आता है 2 मार्क्स का. मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है. एक ही डिफरेंस है. रिपील मतलब कभी था ही नहीं, कभी एग्जिस्ट ही करता नहीं था. डिलीशन मतलब था बट अब नहीं है. था बट फिर से. रिपील मतलब कभी था ही नहीं. डिलीशन मतलब था बट अब नहीं है. था बट अब नहीं है. देखो लिखा है उधर पे रिपील ऑर्डिनरली ब्रिंग्स अबाउट कंप्लीट ऑब्लिटरेशन ऑफ द प्रोविजन एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड, thereby affecting all the rights and all clauses of action related to a repeal provision, while deletion ordinarily takes effect from the date of legislature affecting the said deletion. यानी लॉ मेकर ने जिस दिन से डिलीट किया उसी दिन से डिलीट माना जाएगा. उसके पहले था वो, उसके पहले वो था. नेवर टू अफेक्ट टोटल अफेक्टिंग और वाइपिंग आउट ऑफ द प्रोविजन एज इफ इट नेवर एग्जिस्टेड. बस यहां तक ही मार्क करना. ठीक है? डिलीशन मतलब था बट अब नहीं है. ऐसा मत समझना कि वो कभी था ही नहीं. था बट वो अब नहीं है. आई रिपीट, था बट वो अब नहीं है. करेक्ट है बच्चों? मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई डाउट है इसमें? ये बड़ू में आ गए. सिंपल है क्या? अच्छा, मिला ये एग्जाम्पल मिला. जरा दोनों एग्जाम्पल पढ़ लो प्लीज. डन है? कोई डाउट है इसमें? हो गया एक्ट. एक चीज बचा है, पूछो क्या. इधर पे पेज नंबर होगा 490. 490 में पहला टॉपिक. उधर मिलेगा सेक्शन 3 क्लॉज 28. मिला कि नहीं? एक्चुअली दैट इज 28. सेक्शन नंबर 28. सी 28 नहीं, सेक्शन 28. सेक्शन 28. साइटेशन में साइटेशन. साइटेशन मतलब क्या होता है? रेफरेंस. क्या होता है? रेफरेंस. भाई तुम कोई एक लॉ को अकेले पढ़ सकते हो या रेफरेंस लगेगा? बिना रेफरेंस के काम बनता नहीं. रेफरेंस इज मस्ट. क्या बोला? रेफरेंस इज. सुन रहे हो क्या? रेफरेंस इज मस्ट. देखो क्या लिखा है. साइटेशन इज व्हेन यू रिफर टू. आप रिफर करते हो किसी चीज को या आप समराइज करते हो किसी चीज को. क्या करते हो? समराइज. या फिर आप क्या करते हो? पैराफ्रेज या तो कोट करते हो फ्रॉम अनदर सोर्स. फ्रॉम अनदर सोर्स. इधर इधर इधर. क्या तुम एक लॉ पढ़ने के टाइम दूसरे लॉ का रेफरेंस देते हो कि नहीं देते हो? एग्जाम्पल, हमने यहां पर रिकवरी ऑफ फाइन्स पढ़ा था कि जनरल क्लॉज में रिकवरी ऑफ फाइन्स कैसे होता है. किसी को सेक्शन याद है? 25. फाइन कैसे रिकवर होता है? फाइन कैसे रिकवर होता है ये हम लोग को जनरल क्लॉजेस एक्ट ने बताया, रेफरेंस दिया. सेक्शन नंबर 63 to 70 ऑफ इंडियन पिनल कोड. 63 to 70 ऑफ इंडियन पिनल कोड. तो हम लोग कोई लॉ पढ़ते हैं तो क्या दूसरे लॉ का रेफरेंस देते हैं कि नहीं देते हैं? उसी को साइटेशन बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं? साइटेशन. तो अभी 63 to 70 का रेफरेंस दे दिया. तो अब अगर आपको सेक्शन 25 और जनरल क्लॉजेस पढ़ना है, समझना है, तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा. कभी कभी हम लोग सेक्शन के नाम का हेडिंग दे देते हैं. रेफरेंस है ना, नाम से दे. सेक्शन का नाम बोल रहा हूं, एक्ट का नाम. जैसे हम लोग कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं, किसका रेफरेंस दे दिया? सेबी. कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं, किसका रेफरेंस दे दिया? फेमा. तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं?
ठीक है, देखो क्या लिखा है इधर पे, इन एनी एक्ट और रेगुलेशन, ठीक है, ये रेगुलेशन सुना ना तुमने, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन सुना है कि नहीं? रूल, बाय लॉ, इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट made any enactment may be cited by reference to the title or short title given thereon or by reference to the number and years thereof, ठीक है। टाइटल और शॉर्ट टाइटल मतलब एक्ट का हेडिंग, जीएसटी पढ़ा है ना, एक्ट का हेडिंग, ठीक है, या फिर कभी कभी ईयर्स या नंबर से रेफरेंस दे देते हैं। अच्छा, और इन एनी प्रोविजन इन एन एनैक्टमेंट में बी साइटेड बाय रेफरेंस टू द सेक्शन और सबसेक्शन ऑफ द एनैक्टमेंट इन विच द प्रोविजन इज कंटेन्ड, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग एक्ट के नाम का रेफरेंस देते हैं, कभी कभी नंबर का रेफरेंस देते हैं, कभी कभी सेक्शन का रेफरेंस देते हैं। तो जब एक लॉ पढ़ने के टाइम दूसरे लॉ का रेफरेंस दे रहे हो, उसी को क्या बुलाएंगे? साइटेशन। क्या बुलाएंगे? साइटेशन। इतना ही नहीं, पूछो क्या, कभी कभी हम लोग केस लॉ का रेफरेंस भी देते हैं। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीधर, सलोमन वर्सेस सलोमन, ऐशबरी वर्सेस रिची। तो ये लॉ में लिखा है, रेफरेंस दे रहे हैं ताकि लॉ अच्छे से समझ पाए, उसी को क्या बुलाएंगे? साइटेशन। क्या बुलाएंगे मेरे बच्चों? साइटेशन। कोई डाउट है इसमें? ये बढ़ू में आगे, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, फटाफट याद रखना मैं जो बता रहा हूं, ऑर्डर ऑफ रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर, ऑर्डर ऑफ रिवीजन, ठीक है। ये चैप्टर का ऑर्डर ऑफ रिवीजन क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो तुम इंट्रो पढ़ते हो, सबसे पहले क्या पढ़ोगे? इंट्रोडक्शन, 3-4 पेज होगा ना वो, ठीक है। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद तुम पढ़ोगे सेक्शन नंबर 9 to 13, तुम पढ़ोगे सेक्शन नंबर 14 to 19, फिर तुम पढ़ोगे सेक्शन 25 to 30। तुम चाहो तो 20 से 24 भी पहले पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम पढ़ोगे सेक्शन नंबर, अच्छा बाजू में लिखूंगा, तुमको लगेगा वो पढ़ना है, साथ में नीचे लिखता हूँ, ठीक है। सेक्शन नंबर 20 to 24, फिर सेक्शन नंबर 5 to 8, और फिर तुम किस पे चले जाओगे? डेफिनेशंस। किस पर चले जाओगे? डेफिनेशन। डेफिनेशन मैंने स्टार मार्क करा रखे, ये ऑर्डर फॉलो करो, तुम्हारा चैप्टर बहुत इफेक्टिवली रिवाइज होने वाला है। करेक्ट है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो जरा क्वेश्चन आंसर देख ले इसका, इजी था बहुत, ठीक है, चैप्टर बहुत ही इजी है। अब उसका क्वेश्चन आंसर फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। 393 पेज नंबर पे होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मिला 399, सॉरी 393, 393 मिला बच्चों? उसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? पहला। मिला कि नहीं? यस यस, स्क्रीन पे देख सकते हो, रही है बुक तो। क्या लिखा है? क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन जरा शांति से पढ़ना, क्वेश्चन शांति से पढ़ना, बी क्विक, बातें नहीं, बातें नहीं। पढ़ा क्या? मैं क्या बोलता हूं, कितनी सब्सिडरी में हो सकता है? एक या मोर देन वन? सिंगुलर इंक्लूड्स सेक्शन नंबर 13, बताया था ये। सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में इस बार 3 या 4 मार्क्स का आया था, ये जो अटेम्प्ट किया ना उसमें, ठीक है। फिर मिला एक्स ओन्ड लैंड, जिसपे कितना इमली का झाड़ था? 50। ही सोल्ड हिज लैंड एंड द टिम्बर आफ्टर कटिंग द 50 trees. X wants to know whether the sale of timber is immovable property or not. Tantamount मतलब amounts to. बताओ, लकड़ियां बेचना इमूवेबल है या नहीं है? लकड़ियां बेचना क्या है? मूवेबल, लेकिन अपने को पूरा इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों इमूवेबल है, सॉरी क्यों मूवेबल है? माना कि इट इज बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, बट तुम जब अलग करके बेचोगे तो मूवेबल ही है ना यार। करेक्ट है क्या? देखो कितने मार्क्स का आया था? 4 मार्क्स। करेक्ट है क्या? अच्छा, इतना ही नहीं, ये तुमको दिख रहा है, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट, फाइंड आउट द डेट ऑन विच द फॉलोइंग एक्ट विल कम इनटू फोर्स। एक्ट कम इनटू फोर्स, सेक्शन 5 अभी लिखा है ना, कौन से दिन से एक्ट पिक्चर में आएगा। पहले सेकंड पढ़ना, सेकंड। सेबी का एक लॉ है, सेबी आईसीडीआर रिक्वायरमेंट्स 5th अमेंडमेंट रेगुलेशन 15, ये इशू हुआ था 14 अगस्त को, और उसमें लिखा था कि इफेक्टिव कब से होगा? 1 जनवरी 2016। बताओ कब से अप्लाई होगा? कैसा डेट लिखा है ना एक्सप्रेसली। अच्छा, फर्स्ट मिला एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विच हैज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड अ पर्टिकुलर डेट। जिस दिन किसका साइन मिला? प्रेसिडेंट। इधर गवर्नर जनरल मत लिखना, साफ साफ लिखा है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये तुम समझ रहे हो बच्चों? देखो कितने मार्क्स का आया था एक बार? 2 मार्क्स बोनस मार्क्स। अच्छा, 4th मिला मिस्टर व्यास वाला, पढ़ो जरा मिस्टर व्यास वाला।
नोटिस इज सर्व्ड और नॉट? सेक्शन कौन सा है? 27। क्या बोलता है? मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट। एक कुछ याद रहेगा तुम लोगों को, अगर हमने पोस्ट कर दिया और सामने वाले को पहुंच गया तो बात बन गया ना? अरे हाँ ना? उसके बाद हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये करेक्ट है क्या? इजी है क्या? अच्छा, सेक्शन नंबर कौन सा इधर पे? 27। फिफ्थ वाला मिला? फिफ्थ वाला पीके वीके का झगड़ा चल रहा है, जो ये बता दिया पास हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट। नेक्स्ट डे जिस दिन कोर्ट चालू होगा, सेक्शन कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। क्या रे, ये लोग चैप्टर से डराएंगे अपने को? बच्चे लोग डरते हैं चैप्टर से, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। अच्छा, मैं क्या बोलता, आयुष और विपुल का झगड़ा चल रहा है। क्या चल रहा है? झगड़ा। जरा सॉल्व कर दो प्लीज। जा ना, कब का बोला? जा। नहीं जा बोला। मैच किया आज मेरे को तूने। क्या बोला? मेरे को क्या बुलाएंगे? मेरे को क्या बुलाएंगे? श्योर हो तुम लोग? एक को डाउट तो नहीं है इसमें? अच्छा, फिर मिला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट। सेक्शन कितने मार्क्स का आया था एक बार? 2 मार्क्स। ये मिला एक्सप्लेन द वेरियस प्रोविजन एप्लीकेबल टू मेकिंग ऑफ रूल्स और बायलॉज। सेक्शन 23। देखो कितना हेल्प किया, सेक्शन भी दे दिया तुम लोगों को साथ में। सेक्शन लिखने का अलग से जरूरत नहीं। कितने मार्क्स का आया था? 4। अभी किसी को क्लिक नहीं हुआ रूल्स कैसे बनता है करके? याद है? गवर्नमेंट का एक्ट है जो आपको क्या देता है? पावर। कल का लास्ट टॉपिक था, लास्ट नहीं सेकेंड। देखो दिख रहा है, कोई गवर्नमेंट है जो पावर देता है रूल बनाने का, फिर अथॉरिटी ड्राफ्ट रूल्स बनाती है, फिर ड्राफ्ट रूल्स को पब्लिश कर दिया जाता है इन्फॉर्मेशन के लिए, फिर पब्लिकेशन कैसे होगा, फिर लास्ट में ऑफिशियल गैजेट में छपता है। याद है कि नहीं? सेम टू सेम लिख रहा है। कितने मार्क्स का आया था? 4। कितना मार्क्स बोला? 4। फिर मिला व्हाट इज इमोरल प्रॉपर्टी। पता है कि नहीं हम लोग को? अच्छा, फिर मिला रिपील और डिलीशन अलग अलग होता है। 2 मार्क्स का बोला था ना आता है। रिपील मतलब कभी था ही नहीं, डिलीशन मतलब था बट अब नहीं है। ये राम दिख रहा है, राम। राम को जरा सोल्यूशन तो जरा पढ़ो, जरा क्या लिखा है। सेक्शन 2 बार सजा होगा या 1 बार? या तो दोनों लॉ में या तो एक लॉ में, बट कितने बार होगा? 1 बार। ठीक है, ये देखो एक्सप्लेन ब्रीफली इफेक्ट ऑफ रिपील, 4 इफेक्ट्स ऑफ रिपील। सेक्शन नंबर 6। कितने मार्क्स का आया था? 4। अभी सिखाया ना, रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग, इट विल नॉट अफेक्ट प्रीवियस ऑपरेशन, पेनल्टी, इन्वेस्टिगेशन, राइट्स और लायबिलिटीज। दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, फिर देखो इधर पे ये 13 क्वेश्चन दिख रहा है। 13 सेकंड वाला पढ़ना, सेकंड वाला। सेक्शन कैसा मेजर करोगे? हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। कुछ याद आ रहा है क्या? अच्छा, फर्स्ट पढ़ना मिसेस के वाला। क्या सीन? गुड फेथ है कि नहीं है? उसने तो ऑनेस्टली काम किया है ना। ये गुड फेथ मालूम पड़ गया तुम लोगों को? कौन से वर्ड से मालूम पड़ा? ऑनेस्टली। ये बड़ू में आ गए। अच्छा, पूछो क्या हो गया? ये सबसे टफ क्वेश्चन। सीए बनने जा रहे हैं लोग। सीनियर प्रोफेशन तुम हो, तुम सीनियर हो उनके। बताओ, डिफरेंस बताना है ना? ये कोई डाउट है क्या? ओवरऑल ये चैप्टर बहुत इजी है। तुमने अगर इसको अच्छे से टाइम दिया और अच्छे से रिवाइज किया तो तुमको कभी भी इस चैप्टर में डिफिकल्टी आने वाली नहीं। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। आई रिपीट, व्हेन आई से कभी नहीं मतलब कभी नहीं। जब मैं बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ। मैं तुमको बहुत जबरदस्त सिखाया। तुम्हारे पास सारे सेक्शन है जो काम के, सारे सेक्शन को राइटिंग में तोड़ तोड़ के एग्जाम्पल्स दे देके, और जहां तक हो सके तुमको मैंने कंपनी एक्ट का ही एग्जाम्पल दे रखा है, ताकि जब तुम रिवाइज करो तुमको इमीडिएटली क्लिक हो जाए। अगर तुमने इसको आज के आज रिवाइज करके नहीं रखा, तुम्हारा 15 मार्क्स, 15 तो नहीं 7-8 मार्क्स तो कम से कम गया तुम्हारा। 20 पेज पढ़ना है, सिर्फ 7-8 मार्क्स मिल जाएगा।
प्लीज ईमानदारी से पढ़ना, चीटिंग करने की जरूरत नहीं। करेक्ट है क्या? तो इसका रिकॉर्डिंग अभी हम लोग बंद कर देंगे, इसका सेशन हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, चलो। ब्रेक वीक क्या होता है? कुछ नहीं।